बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुक़बा इरफान मलिक, मेरे साथ मौजूद है अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे और 2 दिन की तमाम लोग छुट्टी मना के आज एंजॉय करते हुए आए होंगे और सुबह उठने को किसी का दिल नहीं कर रहा होगा। कुछ मेरे जैसे भी होंगे जिनका वीकेंड बहुत ज्यादा मसरूफ रहा होगा और वो आज भी थोड़ा स्लीपी डाउन सा फील कर रहे होंगे, बट दिस इज पार्ट ऑफ लाइफ और इसी तरह वीकेंड्स वगैरह गुजर रहे होते हैं। जरा दिखाओ ना अपनी मेहंदी से, मेहंदी नाल शिंगारे। ये मेहंदी है बट वो शादीशुदी चल रही है, तो वो इसलिए तैयारी उसकी जरूरत है। हरमीत हमारा साथी हमारे साथ नहीं होगा। हाँ। उसकी वजह यह है कि मसरूफियत तो नहीं, लेकिन कुछ टेक्निकल वजूहात की बुनियाद के ऊपर हरमीत आज आराम करेगा, वो एंजॉय करेगा और उम्मीद करते हैं कि हम दोनों जो हैं वो हरमीत की कमी आपको महसूस नहीं होने देंगे। टॉप स्टोरीज अपने व्यूअर्स के साथ शेयर कर देते हैं। डेली डोज के साथ आगाज करेंगे और उसके बाद OIC का इजलास, इस पर डिस्कशन और ये इजलास अफगानिस्तान की सूरत हाल में जो भी फैसले हुए हैं किस कदर कारगर और सूदमंद साबित हो सकता है, इसको डिस्कस करेंगे। खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात, फिर हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट भी आज मौजूद होंगी। सुबह का नाश्ता क्यों जरूरी है और इसके बेनिफिट्स क्या हैं, और जो लोग नाश्ता स्किप करते हैं उनको लॉन्ग टर्म क्या नुकसानात हो सकते हैं, इसको हम डिस्कस करेंगे। और फिर पंजाब में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है, इसको भी डिस्कस करेंगे। और आखिर में हम आपके साथ शेयर भी करेंगे, हमारे पास फिटनेस एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे। सर्दियों में खुद को कैसे फिट रखा जाए, बिकॉज ये बहुत मुश्किल काम है। सर्दियों में एक तो दिन छोटे होते हैं, प्लस किसी का दिल नहीं कर रहा होता कि वो जरा कोई जिम शम करे, वॉक करे, इतनी लेजीनेस होती है, सर्दी इतनी ज्यादा होती है, बेड से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा होता। रजाई के अंदर इजी चीजें क्या हो सकती हैं, तरीके से एक्सरसाइज हो जाए, इजी वेज हम ढूंढने की कोशिश करें। और अब गैस भी कम है, तो जो होता था ना, गैस हीटर चला के आपने कमरे को गर्म कर लिया। बिजली वैसे डर लगता है आदमी को। आज भी खबर में पढ़ा था कि 4 रुपए 70 पैसे पता नहीं बिजली के पर यूनिट में इजाफा होने वाला है, तो वो और भी जरा डरेंगे लोग। वो गैस वालों ने तो इश्तहार चला दिया ना टीवी के ऊपर, जितने कमर्शियल हैं वो चल रहे हैं सुई गैस की तरफ से कि जी गैस का हीटर ना इस्तेमाल करें, बिजली का हीटर इस्तेमाल करें। हाँ, बिजली का हीटर इस्तेमाल करें और लंबे चौड़े बिल फिर आप बिजली का ऐसे उन्होंने चला दिया जैसे बिजली मुफ्त मिल रही है। पता नहीं कोई आपस में कंसल्ट भी नहीं करते, इस तरह के ऐड बनाते हुए ये लोग क्या करते हैं, ऐसी बात होती है। सो डेली डोज के साथ हम आगाज करते हैं और डेली डोज की सबसे पहली स्टोरी हमारे पास जनाब ये है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान, जिनकी जोड़ी जो है वो पाकिस्तान को अच्छी खासी रास आ चुकी हुई है। क्योंकि अगर हम देखें तो इस साल रऊफ साहब जितने भी मैचेस हुए हैं, जब ये दोनों आते थे क्रीज पर तो बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस होती थी और पाकिस्तान को मोस्टली फतुहात हासिल हुई हैं वो इन्हीं की बदौलत हुई हैं। सो ये जोड़ी नंबर 1 बन चुकी है, T20 की जोड़ी नंबर 1, और इनकी जो ओपनिंग पार्टनरशिप है वो इतनी जबरदस्त है और उसने सबको पीछे छोड़ दिया है। सो हमारे पास आज पहली स्टोरी इसी हवाले से। और 4 मरतबा से ज्यादा मरतबा ऐसा हुआ है, 4 मरतबा से ज्यादा ऐसे हुआ है कि इन्होंने 150 रन से ज्यादा ओपनिंग जोड़ी ने किए, स्कोर जोड़े। और उसमें इनकी सबसे ज्यादा जो साउथ अफ्रीका के खिलाफ 197 रन की 17.4 ओवर्स में इसमें इन्होंने रन्स किए थे, वो सबसे ज्यादा इनके रन्स थे। इसके अलावा हम भूल नहीं सकते वो जो इंडिया के खिलाफ इन्होंने जोड़ी, इनसे कमाल का एक कारनामा सर अंजाम दिया था, जिस वक्त 150 प्लस पे इंडिया आउट हो गया था, 154 या 156 पे, और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं रहा। लेकिन यह है कि इन दोनों ने बगैर आउट हुए इंडिया के खिलाफ वो मैच जीत लिया था, वो एक रिकॉर्ड भी बनाया इन्होंने। तो दोनों जो है वो इतने शानदार अंदाज में खेल रहे हैं इस वक्त, और पाकिस्तान की फतुहात का दारोमदार भी एक तरह से इन्हीं दोनों के ऊपर चल रहा है कि अगर ये बेस बना देते हैं, अच्छा सॉलिड ओपनिंग पार्टनरशिप इनकी चलती है, रन अच्छे कर लेते हैं, तो मतलब वो कमाल हो जाता है। इसमें बाबर आजम की भी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जा रही है, इंटरनेशनल इनका T20 में रैंकिंग में बहुत अच्छा नंबर है। लेकिन रिजवान ने जो रिकॉर्ड कायम किए हैं वो तो कमाल ही है, कमाल के हो गए हैं कि एक कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा रन करने का एजाज भी उनके नाम पे है। तो मतलब जितनी भी तारीफ करें कम है, अल्लाह करे ऐसे ही चलते रहे, आगे
आगे बहुत क्रिकेट है, हम अक्सर जिक्र भी कर रहे होते हैं, बहुत क्रिकेट है और सबसे बड़े वर्ल्ड कप आना है, वर्ल्ड कप तक ये चले इसी तरह से, बेहतर रन करे ये जोड़ी इसी तरह से 150 प्लस ही करती थी। बिल्कुल। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे और नेक्स्ट स्टोरी हमारे पास जनाब ये हमारे बड़े जबरदस्त किस्म के एक्टर और प्रोड्यूसर हुमायूं सईद को यूएई का गोल्डन वीजा मिल चुका है। अच्छा, गोल्डन वीजा है क्या? कुछ लोगों को शायद ना पता हो। गोल्डन वीजा ये है कि आप बगैर किसी नेशनल के स्पॉन्सर किए आप दुबई में, यूएई में अपना कारोबार कर सकते हैं, तालीम हासिल कर सकते हैं या वहां पर रिहाइश भी इख्तियार कर सकते हैं। सो हुमायूं सईद ने ये जो खबर थी सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ शेयर किया और उनका इस मौके पर ये कहना था कि यूएई के लोगों से हमेशा बहुत ज्यादा प्यार मिला है और वो लोग इनको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं और अब गोल्डन वीजा मिला है, सो ये इनके लिए बहुत एजाज की बात है। और बीइंग पाकिस्तानी हमारे क्योंकि अदाकार है, हमारे लिए भी एक फख्र का मकाम है। चलो, लेकिन सारे लोग ये सोच रहे होंगे कि हमें क्यों नहीं मिल रहा, तो भाई गोल्डन वीजा हासिल करने के लिए कुछ शराइत भी होती होंगी जरूर, और उसमें मेरे ख्याल में कुछ इन्वेस्टमेंट आपको वहाँ करनी होगी। उस इन्वेस्टमेंट के बगैर आप ये हासिल नहीं कर सकते। ये ऐसे तो नहीं हो सकता कि कोई एक्टर मशहूर हो गया तो उसको गोल्डन वीजा दे दे। हमारे बहुत से एक्टर हुमायूं सईद से भी ज्यादा पॉपुलर है, उनको तो नहीं मिलता। हाँ। लेकिन बहरहाल ये सोशल मीडिया के ऊपर उनकी वो तस्वीर भी है जिसमें वो गोल्डन वीजा हासिल कर रहे हैं। आम आदमी के लिए वीजा लेना बड़ा मुश्किल हो गया है वहां पे। अब इवन दुबई, यूएई का भी वीजा काफी मुश्किल हो गया है, कई मराहल से आपको गुजरना पड़ता है। लेकिन भाई हाँ, ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है कि कुछ चीजें, कुछ शराइत इनके लिए हो सकती है जिनको इन्होंने फुलफिल किया हो, वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से हो सकती है, वो किसी और भी एस्पेक्ट से हो सकती है। सो उसके बाद इनको ये गोल्डन वीजा मिला होगा। बट हमारे सामने जो स्टोरी आई हमने अपने व्यूअर्स के साथ और हुमायूं सईद के फैंस के साथ इस वक्त शेयर कर दिया कि जनाब हुमायूं सईद को गोल्डन वीजा मिल चुका है। नेक्स्ट स्टोरी जनाब, और वो हम अक्सर डिस्कस करते रहते हैं कि टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत काम हो रहा है, चीजों में बहुत ज्यादा जिद्दत आती जा रही है। सो सिंगापुर की एक यूनिवर्सिटी है, यहाँ पर इंजीनियर्स ने कागज का इस्तेमाल करते हुए एक ऐसी बारीक सी पतली सी बैटरी बनाई है और ये जो बैटरी है ये 45 मिनट्स तक एक फैन को चला सकती है। और ये कहा जा रहा है कि इसमें लाइक जो बैटरी यूज हुई है वो अगर ह्यूमन हेयर दो को इकट्ठा किया जाए, लाइक हमारा एक बाल कितना ही होता है, सो दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो उनकी जितनी मोटाई बनती है उतना है इस साइज, ये जो बैटरी है इस साइज की है। बट ये काम बहुत बड़े बड़े कर रही है, लाइक 45 मिनट्स तक आप देखें कि एक पंखा चला ले, इतनी बारीक सी बैटरी। सो दिस इज समथिंग वेरी डिफरेंट। सिंगापुर मेरा भी जाना हुआ है और मैं एक दफा एक माह के लिए वहां पे रहा था। जो वहां पे तालीम में, उनकी मईशत में, उनके जिस तरीके से वो बेहतरी आती चली जा रही है वो अमेजिंग है। हम हैरान कुन है। मतलब एक ऐसा मुल्क जिसका साइज लाहौर से भी छोटा है, यानी एक दिन में अगर आप कोई छोटी मोटर बाइक पे लेके घूमना शुरू करें तो चंद घंटे में आप सारा शहर फिर लेते हैं। बिल्कुल, शायद एक घंटे के अंदर सारा मुल्क ही फिर ले, बल्कि शहर तो मैंने बहुत बड़ी बात की है। वहां पे ऐसा काम हो रहा है। और जो नेशनल यूनिवर्सिटी इनकी है सिंगापुर की, ये कमाल दुनिया में टॉप 20 यूनिवर्सिटीज में इसका शुमार होता है। लोग तालीम के लिए जाते हैं, लोग सिंगापुर में मेडिकल के साइंसेस के लिए अपनी जो इलाज है उसके लिए जाते हैं। वहां पे बहुत तरक्की की हुई है। ये भी एक मिसाल है उनकी कि किस तरीके से एक कागज से भी बारीक बैटरी उन्होंने बनाई है जो इस पंखे को चला सकती है। इसका मतलब जरा सी बड़ी होगी तो वो बड़े पंखे को भी चला देगी। ये जो इनकी और इसी तरह से और बड़ी बैटरियां होगी, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर जो है उनकी जगह इस्तेमाल होंगे। ये सारी टेक्नोलॉजी वहां पे इस्तेमाल होनी है। मतलब ठीक। इसी के साथ हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे और अगली स्टोरी हमारे पास जनाब अमेरिका से है। अमेरिकन नौजवान आइजैक जॉनसन इनका नाम है। इन्होंने जो अपना मुंह है वो 4 इंचेस तक खोला है और उसके बाद इन्होंने आलमी रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। इससे पहले 2019 में इन्होंने जो अपने जो मुंह था वो 3.67 इंचेस तक खोला था। उसके बाद अगर बात की जाए तो इनका जो रिकॉर्ड तोड़ा था वो पेंसिल्वेनिया के एक नौजवान थे और उन्होंने इनसे भी बड़ा अपना मुंह खोला था और अब दोबारा से के मैदान में आए हैं आइजैक जॉनसन। इन्होंने 4 इंचेस तक अपना मुंह खोलकर एक और रिकॉर्ड अपने नाम किया है। इस वक्त ये विजुअल्स में भी आप देख सकते हैं। मुझे तो लग रहा है आपके ये जॉज हैं, इस तरह की एक्सरसाइज से बहुत ज्यादा पेन होने लग जाती होगी रऊफ साहब, मुझे ऐसे फील हो रहा है। हाँ जी, मतलब ये हैरान कुन लोग काम करते रहते हैं
अब ये देखे इतना बड़ा मुंह खोलना, इस मतलब हमारे किसी जमाने में कहा जाता था, फिल्म एक्टर से रंगीला के बारे में मशहूर था कि रंगीला का मुंह बहुत बड़ा है और वो मुंह खोलते हैं, लेकिन ये तो मुझे लग रहा है उससे भी ज़्यादा बड़ा है। और ये जिस तरीके से मुंह खोल के इन्होंने रिकॉर्ड बनाया, लोग अब कोशिश करेंगे बड़े मुंह वाले जो है वो इस कंपटीशन में अपना हिस्सा डालें। लेकिन अमेजिंग स्टोरी है, बिल्कुल अमेजिंग स्टोरी है। ये देख रहे हैं आप स्क्रीन के ऊपर किस तरीके से मुंह खोल रहा है। जी बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ ही मेरे ख्याल में अब जरा शो में हम आगे बढ़ते हैं। डेली डोज तो हमारा इख्तिताम पजीर हुआ और जनाब हम पहले भी डिस्कस करते रहते हैं कि जो अनवांटेड हेयर होते हैं किसी भी खातून की बॉडी पर, वो उसकी जो ब्यूटी होती है उसको बहुत ज़्यादा मान कर देते हैं। और ख़वातीन इन चीज़ों को लेकर ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा कॉन्शियस भी रहती हैं, मुख्तलिफ प्रोसीजर्स भी करवाती हैं, मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स भी करवाती हैं। जो मोस्ट कॉमन अगर आजकल देखा जाए सो वो वैक्सिंग है, लेकिन इसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ता है, वक्त बहुत बिजी होता है, टाइम और स्केड्यूल चीज़ें बहुत ज़्यादा आजकल कह लें कि मसरूफियात में से वक्त निकालकर सैलून जाना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। फिर आप जब देखें आप सैलून जाते हैं तो वो आने जाने की हैसल, वहाँ पर थोड़ा टाइम भी वेट करना पड़ता है। फिर जब आप अपनी वैक्सिंग करवाते हैं सो इन तमाम चीज़ों में अगर हम देखें तो कम अज़ कम भी 2 घंटे तो लग ही जाते हैं। सो ईजी वेज की तरफ अब हमें आना चाहिए लाजमी तौर पर, ताकि हम अपनी चीज़ों को आसान बना सकें, ज़िंदगी को आसान बना सकें। सो इसके लिए अब आपने करना क्या है, अगर आपकी बॉडी पे अनवांटेड हेयर हैं सो इसको अगर आपने बड़ा क्विकली रिमूव करना है, लाइक लेस देन 5 मिनट्स अगर आप देखें, सो इसके लिए एनफ्रिंज इज दी बेस्ट ऑप्शन। इसके लिए अगर आप देखें तो इसका जो फॉर्मूला है वो बड़ा जबरदस्त किस्म का है। इसमें फ्लोरल फ्रेग्रेंस है जिसको कहते हैं गुलाबों की खुशबू, रोज फ्रेग्रेंस है इसमें बेबी ऑयल है, मॉइस्चराइजर है। और फिर जब आप इसको यूज करते हैं सो इससे आपकी जो बॉडी होती है, एक तो आप 5 मिनट में आपके जो गैर जरूरी बाल हैं उनका खात्मा हो जाता है, प्लस आपकी जो स्किन होती है बिकॉज ऑफ द बेबी ऑयल एंड मॉइस्चराइजर इसकी वजह से बहुत ज्यादा सिल्की और स्मूथ हो जाती है। सो आप बहुत सी हैसल से बच सकते हैं अगर आप किसी भी सैलून जाएं और वहां पर आपको इतना टाइम इंतजार करना पड़े। प्लस ये मैं अपना वैसे एक्सपीरियंस भी शेयर कर रही हूँ, जब आप वैक्सिंग बहुत ज्यादा करवाने लग जाते हैं एक तो इट्स पेनफुल, इसके साथ साथ आपकी जो स्किन है वो डल होना शुरू हो जाती है, लूज होना शुरू हो जाती है। सो एनफ्रिंज इज दी बेस्ट ऑप्शन। आप लाइक 5 मिनट से भी कम वक्त में गैर जरूरी जो बाल हैं उनसे छुटकारा पा सकते हैं। और इट्स अवेलेबल इन बोथ क्रीम एंड लोशन। ये लोशन एंड दिस वन इज द क्रीम, और ये वैसे साशे भी है। सो वट एवर सूट्स यू आप इसको यूज कर सकते हैं। आई थिंक नाउ वी कैन से बाय बाय टू सैलून एंड हेलो टू द एनफ्रिंज। सो व्यूअर्स, इसी के साथ ही अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, इस्लामाबाद में सऊदी अरब की क़यादत और पाकिस्तान की मेज़बानी में अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इस्लामी ताउन तंजीम के वज़रा ख़ारजा का गैर मामूली इजलास इख्तिताम पजीर हो गया। ये जो इजलास था ये अफगानिस्तान की सिचुएशन को लेकर कितना कारआमद साबित होगा, इस वक्त सीनियर तज्ज़ियाकार मजहर अब्बास साहब इस वक्त शो में हमें ज्वाइन कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मजहर साहब एंड वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। सर फरमाइएगा, एक तो अफगानिस्तान के लिए खुसूसी इस्लामिक डेवलपमेंट फंड कायम किया गया है, इसके अलावा भी अफगानिस्तान की सूरत हाल को लेकर मुख्तलिफ ऐलानात किए गए हैं। आपको क्या लगता है ये जो इजलास वो अफगानिस्तान के हालात को अगर हम मद्देनजर रखें सो OIC का ये जो इजलास है ये किस कदर बेनिफिशियल कारआमद साबित होगा? जी बहुत बहुत शुक्रिया। पहले ये वक्त की जरूरत थी और इसमें जो भी पाकिस्तान का इनिशिएटिव था जाहिर है उसको क्रेडिट दिए बगैर आप ये नहीं कह सकते कि ये सारी एक इज्तिमाई कोशिश थी। लेकिन मेरा ख्याल है कि खुद वज़ीर आज़म इमरान खान पहले दिन से जब से अमरीकी अफवाज यहाँ से अमरीकी और उनके इत्तेहादी यहाँ से गए हैं उस वक्त से इस चीज़ की निशानदही कर रहे थे कि ये सूरत हाल बहुत ज़्यादा कशीदा होने जा रही है। और जाहिर है एक कोलैप्स की सिचुएशन है अफगानिस्तान में और इतनी गुर्बत है कि वो अभी एक अनारकी वाली सिचुएशन नहीं बन पाई। इस तरह लोग इस वक्त, और जाहिर है ये मौसम भी ऐसा होता है कि जिसमें एडिशनल प्रॉब्लम्स आती हैं। और ये याद रखें कि जो इस तरह की सूरत हाल होती है वो लामोहला फिर
उससे वो ग्रुप फायदा उठाते हैं जिनके मकासद कुछ और होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि बर वक्त इक़दाम किया पाकिस्तान ने, OIC का इजलास बुलवा के, शायद थोड़ी सी ताख़ीर भी हुई लेकिन बहरहाल हुआ। और अच्छी बात यह है कि इसमें सिर्फ OIC के नुमाइंदे ही नहीं आए, इसमें अमेरिका ने भी शिरकत की। अमेरिका ने भी अपने अफगानिस्तान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं उसके थ्रू, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के उसके थ्रू, फिर वर्ल्ड बैंक, यूनाइटेड नेशन। तो एक तरीके से आप इसे मिनी अक़वाम मुत्तहिदा का इजलास कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बाकायदा जो मेन इशू और जिसको फोकस किया गया वो यही था कि फौरी तौर पे तो ह्यूमैनिटेरियन जो एड है वो उनको प्रोवाइड की जाए। और मेरा ख्याल है बाकी सियासत अपनी जगह, लेकिन उनके जो फंड्स मुंजमद किए गए हैं उनको खोलना चाहिए, उन्हें वापस करना चाहिए। और बाकी खुद अफगान तालिबान के अंदर भी ये रियलाइजेशन नजर आती है कि आप जंग तो जीत गए हैं लेकिन जंग के बाद की जो सूरत हाल है उसके लिए शायद वो भी तैयार नहीं थे। और आज का अफगानिस्तान 20 साल में बहुत बदल गया है। वहां एक बड़ी मिडिल क्लास खड़ी हो गई है। वहां आप देखें तमाम तर कोशिशों के बावजूद वहां एक मिडिल क्लास खड़ी हुई और उसने अपने हुकूक के लिए बात भी की। तो मेरा ख्याल है उनके रवैये में भी तब्दीली आ सकती है अगर दूसरी तरफ से इस तरह का रिस्पॉन्स आए, उनकी मदद की जाए। और मेरा ख्याल है कि OIC ने जो फंड कायम किया है वो अपनी जगह, लेकिन सियासी सतह पर भी उनको इंगेज करने की जरूरत है। उनके सियासी नैरेटिव में नरमी लाने की जरूरत है और उसके लिए जाहिर है इस्लामिक कंट्रीज ज्यादा बेहतर रोल प्ले कर सकती हैं बनिस्बत वेस्ट के, क्योंकि वेस्ट के साथ उनका एक जाहिर एक तनाव रहा है, एक बड़ी लड़ाई उन्होंने लड़ी है। और अमेरिका को एम्बैरेसमेंट भी हुई है, लेकिन सिर्फ एम्बैरेसमेंट से मसला हल नहीं होगा। अमेरिका ने एक जंग तो हार भी है, लेकिन ये जो दूसरी जंग है जो कि ज्यादा खतरनाक है, जिससे एक बड़ी जो है बड़ा इंसानी अलमिया जन्म ले सकता है, उसके लिए मेरा ख्याल है कि कोई भी दुनिया में तैयार नहीं है। इस वक्त कोशिश जिस तरीके से OIC का जो अभी इलामिया भी है और जिस तरीके से कल गुफ्तगू भी हुई है, उससे अंदाजा तो हो सकता है कि वो सिर्फ माली तौर पे मदद नहीं करना चाहते बल्कि सियासी तौर पे भी, और अफगान तालिबान के नुमाइंदे भी इसमें शरीक हैं। तो एक तरीके से इसके बावजूद कि जितने लोग इजलास में शरीक थे उनमें से किसी मुल्क ने अफगानिस्तान को बशमूल पाकिस्तान तस्लीम नहीं किया, लेकिन एक गैर एलानिया तौर पे इसको आप उसको तस्लीम करना ही समझेंगे कि जब आप एक बड़े इजलास में उनको बुला भी रहे हैं, उनकी शिरकत भी है, तो उसमें इस वक्त जो सूरत हाल है अफगानिस्तान को निकालने की, अगर पाकिस्तान के तवज्जुह से अफगानिस्तान का कम से कम ये माली बहरान हल हो जाता है तो पाकिस्तान के लिए भी बहुत बेहतर है, क्योंकि पाकिस्तान को अंदाजा है कि अगर ये ह्यूमन क्राइसिस बढ़ता गया तो उसका जो स्पिल ओवर होगा वो पाकिस्तान पे आएगा हर दो तरीके से। कल जो खैबर पख्तूनख्वा में और पुराने फाटा के इलाकों में जो वारदातें हुई हैं उससे हमें अंदाजा होता है कि यहाँ तहरीक तालिबान पाकिस्तान या इस तरह के जो ग्रुप्स हैं वो आज भी इंतखाबी अमल को दुरुस्त नहीं समझते, आज भी वो एक इस डेमोक्रेटिक प्रोसेस को दुरुस्त नहीं समझते। तो हमें जिन चैलेंजेस का सामना है उसको सामने रखते हुए मेरा ख्याल है पाकिस्तान का ये बरवक्त इक़दाम है और इमरान खान साहब को इसका क्रेडिट देना चाहिए। अच्छा, मगर ये बताइए कि अफगान तालिबान के ऊपर जो बहुत से पॉइंट्स आए हैं जो एजेंडा में बाद में शामिल होंगे, एजेंडा में तो है लेकिन जो जिस वक्त डिक्लेरेशन होगा उसमें भी वो आएगा, और वो ये है कि तालिबान से ये तकाजा किया जा रहा है कि वो भी इंक्लूसिव गवर्नमेंट की तरफ जाएं, ख़वातीन के हकूक़ के लिए कुछ करें, माइनॉरिटीज़ के लिए कुछ करें। अब तालिबान के अंदर भी एक शिद्दत पसंद ग्रुप है और जो उनको प्रेशराइज शायद करता है कि हमने जीत के आए हैं तो लिहाजा हमारी गवर्नमेंट इसी तरह से रहनी चाहिए। वो तैयार होंगे इस काम के लिए? मेरा ख्याल अल्टीमेटली होंगे, क्योंकि उसकी बड़ी वजह यह है कि आपने मैदानी जंग तो जीत ली है, लेकिन क्या आप इंसानी जंग भी जीत सकते हैं? इस वक्त जो अलमिया जन्म ले रहा है उससे उन पर भी दबाव बढ़ रहा है, क्योंकि उन्हें खदशा यह है कि कहीं उनके अंदर से वो रिवोल्ट ना हो जाए, क्योंकि बहरहाल अगर आपके पेट में कुछ है ही नहीं तो आप कौन सी लड़ाई लड़ेंगे। माशी जो बदहाली है और माशी जो जंग है
उसमें शिकस्त जो है वो फिर आपको दोबारा नहीं खड़ा कर सकती। आपने रूस की मिसाल हमारे सामने है, रूस के पास एटमी हथियार भी थे और कौन कौन से हथियार नहीं थे उनके पास, लेकिन जब वो टूटा तो वो माशी तौर पे कोलैप्स हुआ। और मेरा ख्याल है कि इस वक्त जो अफगानिस्तान में सूरत हाल है, तालिबान को के अंदर ये रियलाइजेशन बड़ी तेजी से आ रही है कि हम इस तरीके से दुनिया से कट के नहीं रह सकते। पहले की सूरत हाल आज से 20 साल पुरानी सूरत हाल बहुत मुख्तलिफ थी। आज की सूरत हाल आप देखें ना कि आज चीन और रूस का रवैया भी वो नहीं है जो शायद जिस वक्त अमेरिका और उसके इत्तेहादी थे वहां उस वक्त था। तो रूस और चीन भी उस तरीके से नहीं आ सके मदद को जिस तरीके से शायद बहुत से लोगों को तवक्को थी। हालांकि कल के इजलास में उनके नुमाइंदे भी किसी न किसी तरह शरीक थे। तो असल चीज अफगान तालिबान के अंदर वो होगा, एक ग्रुप जरूर होगा इस तरह का, लेकिन मेरा ख्याल है कि बाय एंड लार्ज अफगान तालिबान, वरना तो क्या होगा, वरना तो आप खुद ब खुद कोलैप्स हो जाएंगे। फिर अफगान तालिबान, फिर दाइश फैक्टर भी तो अपनी जगह मौजूद है और दाइश फैक्टर ऐसी सिचुएशन से जो है वो फायदा उठाने की पूरी सलाहियत रखता है। तो ये ऐन मुमकिन है कि उनका वो शिद्दत पसंद ग्रुप जो है वो दाइश की जानिब जो है वो चला जाए। लेकिन जो इस वक्त अफगानिस्तान में अगर आप सड़कों पे सूरत हाल देखें, जो लोग बताते हैं, वो इतनी खौफनाक सूरत हाल डेवलप हो रही है और उसका ताल्लुक न दहशतगर्दी से है, उसका ताल्लुक न इंतहा पसंदी से है, उसका ताल्लुक प्योरली माशी सूरत हाल से है। जब गुर्बत की ये सूरत हाल होगी तो फिर वो ये परवाह नहीं करेंगे कि कौन उनके सामने, वो फिर जिस तरीके से, जिस तरह हमने माजी में देखा है और सुना है और पढ़ा है, तो ऐसी सूरत हाल से पहुंचने से पहले अगर इसका OIC के तवस्सुस से अफगान तालिबान के अंदर भी ये रियलाइजेशन आती है और उनको सपोर्ट भी मिलती है और कुछ पैरों पे खड़े भी होते हैं, तो ये उनको एड्रेस करना पड़ेगा। वरना ये सूरत हाल पर शायद OIC भी अपना पीछे हट जाए अगर अफगान तालिबान अपने रवैये में तब्दीली नहीं करते। ठीक है। अच्छा मजहर साहब, यहाँ पर आपसे एक और बात जानना चाहूंगी कि जिस तरह से इस्लामिक डेवलपमेंट फंड का कयाम अमल में लाया गया है और मुख्तलिफ इमदाद का भी ऐलान किया गया है, लेकिन इस किस्म की इमदाद पर कोई भी रियासत चल नहीं सकती है ज्यादा देर। इन तमाम चीज़ों के अलावा जो इस्लामी ममालिक हैं उनको क्या करने की ज़रूरत है अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत के लिए, या उनको किस तरह से इंगेज करने की ज़रूरत है ताकि अफगानिस्तान खुद अपने पाँव पर खड़ा हो सके? देखिए, ये तो बहुत लंबा प्रोसेस है, लेकिन और ये ओवरऑल इस्लामी कंट्रीज को देखने की ज़रूरत है कि वो दुनिया के साथ किस तरीके से मिलकर चल सकते हैं। और जाहिर है ये एक पिछले अगर हम 20-25 साल देखें, खासतौर पर 9/11 के बाद, तो पूरी दुनिया की सूरत हाल बहुत तब्दील हुई है, खासतौर पर वीज़ावी इस्लामिक कंट्रीज। अमेरिका का रवैया पूरी इस्लामी दुनिया की और यूरोप का रवैया पूरी इस्लामी दुनिया के साथ जो है जिस तरह का रहा है, हुक्मरानों को एक तरफ रखें क्योंकि हुक्मरानों के साथ उनके मामला दूसरे होते हैं, अवाम के साथ मामला उनके दूसरे होते हैं। लेकिन हमने देखा कि जिस तरीके से हुआ इस्लामोफोबिया, उसका एक जो है आउटकम हमें नजर आया पोस्ट 9/11 के बाद जो सूरत हाल हुई। आप ईरान का मामला तो बहुत मुख्तलिफ है, लेकिन अगर आप इराक ले लें, शाम ले लें, लीबिया ले लें, अफगानिस्तान ले लें, तो आपको नजर आता है कि पोस्ट 9/11 के बाद जो अमरीकी पॉलिसी थी उससे शिद्दत पसंदी में इजाफा हुआ है, वो कम नहीं हुई। उसमें दहशतगर्दी में इजाफा हुआ है, वो कम नहीं हुई। आपने खरबों रुपए जो है इस मद में लगा दिए कि किस तरीके से दहशतगर्दी, उनके मुताबिक दहशतगर्दी को खत्म किया जाए। यही रकम अगर उन ममालिक के अवाम पे लगाई जाती और उसको बेहतर बनाया जाता तो आज इराक में भी सियासी सूरत हाल बेहतर होती, अफगानिस्तान में भी सियासी सूरत हाल बेहतर होती और दीगर ममालिक में भी। तो आज जो रियलाइजेशन है तो अफगानिस्तान से अगर इस वक्त इब्तिदा कर दी जाए, लेकिन वो उन शिद्दत पसंद ग्रुपों को और उस माइंडसेट को भी तब्दील करने की जरूरत है कि हम जो दुनिया में जो है वो इस्लाम की पिक्चर पेश कर रहे हैं, इस्लाम बहुत मुख्तलिफ है उससे, और जो शिद्दत पसंद और दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी की लहर जो है वो खुद हमने अपने ही हाथों अपने लोगों को मारकर जो हासिल करने की कोशिश की,
उसके नतायज जो है वो खुद हमारे लिए जो है वो बहुत मुख्तलिफ सामने आ रहे हैं। तो इसमें वक्त जरूर लगेगा। अफगानिस्तान में सियासी तब्दीली और सियासी सोच बदलने में बहुत टाइम लगेगा, और इसके लिए बहुत जरूरी है कि ये ममालिक खास तौर पे, और सिर्फ ममालिक ही नहीं, इस्लामिक स्कॉलर्स भी अपने रवैयों पे नजरसानी करें, देखें कि गलती कहां से हुई है, हमसे कहां गलती हुई है कि जिसकी बिना पे आज हम एक आइसोलेटेड खड़े हुए हैं। और हम सिवाय इसके कि हमारे पास जो पैसे हैं खासतौर पे अरब कंट्रीज में, उसमें आप कुछ ह्यूमैनिटेरियन वो तो कर सकते हैं, लेकिन जाहिर है अरब कंट्रीज डेमोक्रेसी का सबक अफगानिस्तान में नहीं दे सकती, क्योंकि उनके अपने ममालिक में डेमोक्रेसी नहीं है। ये काम पाकिस्तान कर सकता है, ये काम कुछ ऐसे ममालिक कर सकते हैं, टर्की कर सकता है किसी हद तक, इसमें टर्की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पाकिस्तान और टर्की मिलके इस सोच को बदलने में मददगार साबित हो सकते हैं अफगान तालिबान की, कि आपने अगर दुनिया के साथ चलना है तो आपको अपनी सोच और सियासत को भी बदलना पड़ेगा। अच्छा मदर, ये बताइए कि ओआईसी इस वाक़े से पहले तकरीबन एक मुर्दा बिल्कुल तन ऐसा बना हुआ था, और फिर अब इख्तलाफात बहुत ज़्यादा आपस में हो चुके हैं मुल्कों के। ईरान सऊदी अरब ब्लॉक का जो तनाज़ा है वो अपनी जगह मौजूद है। इज़राइल के साथ ताल्लुकात की बुनियाद के ऊपर यूएई में उनका वज़ीर आज़म पहुँच जाता है। तो क्या ये फोरम जो अब हुआ है, यहाँ से ये आवाज़ आइंदा के लिए भी उठेगी कि हम यूनाइटेड हैं? क्या मुर्दा तन में कोई जान पड़ जाएगी? ओआईसी अब कोई बेहतर जो है अमल करने में कारगर साबित होगा, नहीं होगा? ये बड़े सवाल है, मतलब मेरे ख्याल में इस हवाले से। रोहन साहब, उसके लिए बहुत जरूरी है, ये बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। मसला ये कि ओआईसी का एक तरीके से मजाक बन के रह गया था। ओआईसी इस तरह की गुफ्तगू शुरू हो गई थी। फलस्तीन का मसला हल होना बहुत जरूरी है। सऊदी अरब में हम जो तब्दीलियां देख रहे हैं, क्या वो अल्टीमेटली फलस्तीन के हल की तरफ जाएंगी? एक ऐसा हल जो शायद खुद अरब कंट्रीज को या इस्लामिक कंट्रीज को मेरी नुक्ता नजर से शायद कुछ कॉम्प्रोमाइज करना पड़े, क्योंकि उन्होंने अपने अंदर वो इत्तेहाद पैदा नहीं किया। वो तकसीम होते चले गए, वेस्ट के आलाकार बनते चले गए, ये सारी सूरत हाल जो है, और ख़ास तौर पे ईरान और सऊदी अरब अगर सियासी तौर पे एक दूसरे के करीब आते हैं तो बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है इस्लामिक ब्लॉक में, बहुत बड़ी तब्दीली, ये चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें हमें ये नज़र आ रहा है कि शायद मेरे ख्याल में, मेरे उसमें कि शायद कुछ तब्दीली आई है। इस वक्त ओआईसी में जो है ईरान भी है, सऊदी अरब भी है, टर्की भी है, और दीगर ममालिक भी हमें नजर आते हैं कि उनके अंदर कुछ सियासी तब्दीली नजर आ रही है। मॉडर्नाइजेशन ऑफ सऊदी अरब को अगर हम सामने रखें तो वो भी एक बड़ा चैलेंज है। हमें नहीं पता कि सऊदी अरब के अंदर क्या सोच डेवलप हो रही है, इसलिए कि वहां का मीडिया वो नहीं है जिस तरह हम पाकिस्तानी मीडिया को देखते हैं, या किसी हद तक कुवैत में हम देखें या जजीरा फैक्टर को देखें। पूरे अरब कंट्रीज में फ्रीडम ऑफ द प्रेस का कोई तस्वुर नहीं है। तो हमें अंदर की चीजें उस तरह नहीं पता चले कि अंदर क्या चीजें आ रही हैं, क्या तब्दीली आ रही है। लेकिन हम जो देख रहे हैं सऊदी अरब में तब्दीली, क्या वो अल्टीमेटली फलस्तीन के हल की तरफ जाएगी? फलस्तीन के मसले का अगर हल निकल आता है और एक पायदार हल निकल आता है तो फिर ओआईसी भी आपको मुतहर्रिक नजर आएगी। वरना इस मसले पर तो उन्होंने ह्यूमैनिटेरियन मसले पे तो वो ओआईसी एक हो जाती है, लेकिन क्या कोई सियासी तरफ जाएंगे? क्या अरब कंट्रीज डेमोक्रेसी की तरफ जाएंगी? अरब कंट्रीज किसी हद तक अपने अंदर आज़ादी इजहार और आज़ादी सहाफत की तरफ जाएंगी? उसमें मेरा ख्याल है मुझे थोड़ी सी मुश्किल नजर आती है। अच्छा मज़हर साहब, ये भी फरमाइएगा कि जिस तरह से आपने भी कहा कि अब सियासी तौर पर एंगेज करने की ज़रूरत है अफगानिस्तान में क़यादत को, उसके लिए क्या इक़दाम किए जा सकते हैं कि सियासी तौर पर वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, क़यादत है, उनको एंगेज किया जाए, उन चीज़ों में भी बेहतरी लाई जा सके? देखिए, उनके अंदर इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस वक्त अमरीका और उनके इत्तेहादी अचानक वहाँ से चले गए तो उन्हें लगा ये कि हम तो जंग जीते हैं,
और हमने एक बड़ी फतह हासिल की है, हमने इस दुनिया की सुपर पावर को शिकस्त दी है। लेकिन जो चीज उनके अंदर वो रियलाइजेशन नहीं आई कि वो जंग तो आप जीत गए हैं, तो फिर अमेरिका के हाथ में तो और भी बहुत सी चीजें हैं, आपके सारे अकाउंट्स अमेरिका के हाथ में हैं, वो फिर आप कैसे लेंगे? आप कैसे अफगानिस्तान की माशी सूरत हाल से कैसे मुकाबला करेंगे? उस रवैये में बहुत जल्दी हमने वो देखा कि उन्होंने वो इकदाम नहीं किए जो माजी में अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत में हम देखते आ रहे हैं। उनके अंदर ये रियलाइजेशन आई कि शायद आज का अफगानिस्तान आज से 20 साल पहले के अफगानिस्तान से मुख्तलिफ है। लोग सड़कों पे आए, लोगों ने कन्फ्रंट भी किया तालिबान को। ये जो सूरत हाल है इसके लिए शायद वो तैयार नहीं थे, इसके लिए शायद उन्हें ये वहम गुमान में नहीं था कि अफगानिस्तान में ये तब्दीली भी आ गई है। तो जंग तो जीत गए वो, लेकिन क्योंकि इनकलाब लाना एक चीज होती है, पोस्ट रेवोल्यूशन जो होता है वो सबसे ट्रिकी पीरियड होता है। तो उस रेवोल्यूशन को आप सस्टेन कैसे करते हैं, उस इनकलाब को आप सस्टेन कैसे कर पाएंगे? वहां मुझे वो कमजोरी नजर आई। उनके अंदर वो सियासी सोच नहीं थी, क्योंकि एक बहुत ही महदूद सियासी सोच के साथ उन्होंने पूरी जद्दोजहद की है। लेकिन वो सियासी सोच थी कि आगे क्या करेंगे, आगे दुनिया के साथ कैसे चलेंगे, दुनिया आपके साथ क्यों खड़ी होगी? जिन ममालिक को आप शिकस्त देने का दावा करते हैं और फखरी अंदाज में करते हैं, वो फिर क्यों आपकी माली इमदाद करेंगे? और वो इस्लामिक कंट्रीज जिन्होंने आज तक अफगानिस्तान की नई हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, वो आपके पास क्यों आएंगे? उनकी क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं? इन सारी चीजों के लिए शायद अफगान तालिबान तैयार नहीं थे। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, टर्की का। मैं इन दो ममालिक की इसलिए बात करूं कि ईरान के साथ शायद वो कॉन्फिडेंस लेवल नहीं है उनका, लेकिन ईरान और पाकिस्तान और टर्की, ये तीन ममालिक ऐसे हैं जो वहां की सियासी सोच में तब्दीली लाने के लिए अहम किरदार अदा कर सकते हैं। अब कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, इमरान खान बहुत अरसे से उनका एक खास नैरेटिव चला आ रहा है वीज़ावी अफगानिस्तान। इवन पाकिस्तान के अंदर जब ऑपरेशन हुए तो इमरान खान का एक अलग मौक़िफ़ था। तो इमरान खान एक बड़े प्लेयर के तौर पे यहाँ उभर सकते हैं, आ सकते हैं, अपना रोल प्ले कर सकते हैं, लेकिन उन्हें भी ये सोचना पड़ेगा कि वेस्ट जो है वो उस तरीके से आपके साथ आके नहीं खड़ा होगा। वेस्ट तो वो तो डिफीट हुई है ना, मगरिब को तो शिकस्त हुई है। तो अब आप मगरिब से क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मगरिब आके आपके साथ खड़ा हो? मगरिब क्यों खड़ा होगा? अमेरिका या यूरोप जिनकी फौजें वहां से निकली हैं वो क्यों खड़े होंगे आपके साथ आकर? उन्हें तो शिकस्त हुई है। तो आप शिकस्त करदा ममालिक से ये क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपने तो फिर अब ये लड़ाई अपने तौर पे देखनी है कि इससे आगे कैसे बढ़ना है। ये सबसे मुश्किल सूरत हाल है, क्योंकि बहरहाल OIC के ममालिक के मगरिब से ताल्लुकात इस पूरी सूरत हाल में खराब नहीं रहे, ठीक है, किसी भी तरीके से नहीं रहे, उनके अपने इंटरेस्ट हैं। तो ठीक है, आपने फरमाया कि अपने इंटरेस्ट है, लेकिन अभी भी एक आइसोलेटेड सिचुएशन में भी खड़ा है। बिल्कुल। तो ऐसे में OIC का होना एक बड़ा लैंडमार्क है, एक बड़ा ब्रेक थ्रू साबित हो सकता है, लेकिन अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ठीक है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। बहुत शुक्रिया मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अभी भी जिस तरह से मजहर पाया, चीज़ों को ठीक होने में वक्त लगेगा। इमरान खान अभी अकेले कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि वेस्ट की सपोर्ट उस तरह से हासिल नहीं होगी। बट इन तमाम मामलात में जो स्कॉलर्स हैं उनको चाहिए कि वो बढ़ चढ़ कर अपना किरदार जो है वो अदा करें। इसके साथ बहुत बड़ी बात यह है कि अमेरिका ने जो फ्रीज किए हुए, मजहर ने भी अपनी गुफ्तगू में इस तरफ इशारा किया था, $9.5 बिलियन हैं जो फ्रीज किए हुए अफगानिस्तान के हैं। अकाउंट्स अपने OIC कितनी मौसर रोल अदा कर पाएगी, खास तौर पे इनको छुड़वाने में? ये पैसे ये अफगानिस्तान को मिले तो काफ़ी देर के लिए उनके यहाँ कुछ मुआशी इस्तेहकाम आ सकता है। इसी तरह से और ममालिक से जो OIC के हैं 1 बिलियन रियाल का वादा तो किया है, फौरी तौर पे ऐलान कर दिया सऊदी अरब ने। और कौन से मुल्क आगे आएंगे ये भी देखने वाली बात है। फिर टर्की और रूस का चाइना और रूस का क्या रोल होगा वो भी अभी देखने वाली बात है। ये बातें 1-2 दिन में सामने आ जाएंगी, उस वक्त हम सामने रखेंगे। बिल्कुल ठीक हो गया। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। व्यूअर्स, खैबर पख्तूनख्वा के 17 अजला में बल्दियाती इंतखाबात का इनेकाद किया गया और अब तक जो गैर खत्मी गैर सरकारी नताइज सामने आ रहे हैं, इनके मुताबिक पेशावर सिटी काउंसिल में जमीयत उलमा इस्लाम और बनू में अगर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों को बढ़तरी हासिल है। मर्दान को अगर देखा जाए तो यहाँ पर अवामी नेशनल पार्टी और कोहाट में आजाद उम्मीदवार को मेयर की नशस्त पर बढ़तरी हासिल है। इसके अलावा भी अभी जो नताइज हैं वो सामने आ रहे हैं। गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ सीनियर तज्जियाकार सरवर बारी साहब इस वक्त शो में हमें ज्वाइन करें। जी सरवर साहब, ये फरमाइए कि जो नताइज अब तक हमारे सामने आए हैं उसके तहत तो ये लग रहा है कि पीटीआई को एक तकरीबन शिकस्त का सा सामना है। जो उनकी गवर्नमेंट वहां पे थी लेकिन उसके बावजूद खातिर खा उनकी तसल्ली के मुताबिक रिजल्ट उनको हासिल नहीं हो पाए। तो इस बारे में फरमाइए कि ये क्या वजह हो सकती है जो पीटीआई के इतने कैंडिडेट कामयाब नहीं हुए और उसके नतीजे में JUIF के काफी उम्मीदवार हमारे सामने नजर आ रहे हैं जो कामयाब होते नजर आते हैं। देखिए ये जो खैबर पख्तूनख्वा, इसकी पुरानी रवायत है कि अगर कोई हुक्मरान जो है वो डिलीवर ना कर सके अपने प्रोमिसेस पर तो वो बहुत जो है जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी, यानी कि जो हुकूमत है उसके खिलाफ वोट डालते हैं। जैसे आपको याद है 2002 के इंतखाबात में MMA ने बहुत भारी अक्सरियत हासिल की थी, लेकिन अगले इंतखाबात में बिल्कुल MMA की बहुत बड़ी अक्सरियत इलेक्शन हार जाती है। लेकिन ये जो है पीटीआई की हुकूमत जो है काफी अच्छे से वहां 2008 से 2013 से मौजूद थी। तो जो परफॉर्मेंस का मामला है उसमें अगर देखें तो महंगाई और इसके अलावा जो सोशल सेक्टर डेवलपमेंट हुई है वहां पर महंगाई ने उसको जो है दबा के रख दिया है। अभी खानेवाल के इंतखाबात में देखिए या आप लाहौर के इंतखाब में देखिए तो हमें वाज़ेह तौर पर नजर आता है कि जी महंगाई का जो फैक्टर है वो इंतखाबी अमल पर बहुत और जो वोटर्स हैं उनके जो बिहेवियर है उस पर असरअंदाज हो रहा है। तो इसके बारे में यकीनन जो है हुकूमत को कुछ ज्यादा करना पड़ेगा। सिर्फ ये कह देना कि दुनिया भर में महंगाई है काफी नहीं होगा। अच्छा, ये सिर्फ महंगाई का फैक्टर है या और भी फैक्टर हैं? क्योंकि महमूद खान साहब की जो गवर्नमेंट है उनसे वैसे भी लोगों को बड़ी शिकायत थी, जिसकी बुनियाद के ऊपर लोग कहते हैं कि वहां पे शायद वोट इतना ज्यादा नहीं पड़ा पीटीआई की गवर्नमेंट को। मेरी नजर में देखिए, अगर आप वहां पर आम लोगों से बात करें कि जो वहां का तालीमी निज़ाम है या सेहत का निज़ाम है या लॉ एंड ऑर्डर है वो बहुत बेहतर हुआ है और किसी भी आप खित्ते में चले जाएं आपको ये लोग कहते हुए नजर आएंगे। लेकिन उसके साथ ही लोग कहते हैं लेकिन महंगाई जो है 2 साल से उसने हमारी कमर तोड़ के रख दी है और महंगाई एक ऐसी चीज है जो आपको रोजाना पिंच करती है और उसके जो असरात हैं वो हमें खानेवाल के इंतखाब में नजर आए हैं और अब यहाँ पर हमें खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात में नजर आए हैं। और दूसरा ये कि अभी जो 66 तहसीलों की नशिस्तें हैं उनके नतायज अभी तक पूरे नतायज भी आना सामने जरूरी है कि हम उनको देख सके, क्योंकि जो गिनती का अमल है वो बहुत ही सुस्त है अभी तक। हाँ, उसके साथ लेकिन ये देखिए कि जो मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर प्रोजेक्शंस आ रही हैं उन प्रोजेक्शंस में भी आपकी बात बिल्कुल सही है कि तहरीक इंसाफ बहुत ज्यादा कामयाब होते उनके कैंडिडेट्स नजर नहीं आते, गिनती का अमल बहुत स्लो है, ये भी बात आपकी बिल्कुल सही है। ये उसमें जी बुनियादी तौर पर 6 बैलेट पेपर हैं। अब हर बैलेट पेपर पे आप देख लें कितने उम्मीदवार हैं, उन सब के फॉर्म 45 तैयार होना और इसके अलावा जो है वो खवातीन की नशिस्तें हैं, मजदूरों और किसानों की है, अकलियती है, यूथ है, फिर जनरल काउंसलर्स हैं, फिर जो चेयरमैन के उम्मीदवार हैं। तो जो इलेक्टोरल सिस्टम है लोकल गवर्नमेंट का वो बहुत ही कम्बरसम है और जो अभी जो पीटीआई गवर्नमेंट ने पंजाब में लेके आ रहे हैं कि अगर पार्टी बेस है तो पार्टी को वोट डाल दिया जाए और ईवीएम भी इस्तेमाल हो सकती थी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अभी 66 में से अगर आप देखें जो प्रोजेक्शंस हैं वो 15-20 से ज्यादा की नहीं आ रही, तो वो हमें देखना पड़ेगा कि नतीजे क्या निकलेंगे। लेकिन ये यकीनन है कि पेशावर के अंदर जो है वो PMLN ने अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है, वो JUI के कैंडिडेट को सपोर्ट कर रहे हैं और इसी तरह मर्दान और सवाबी जो है ANP का गढ़ है और वहां पर ANP की जो पॉपुलैरिटी है वो ज्यादा डिक्लाइन नहीं की और जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं
खैबर पख्तूनख्वा के, वहाँ JUI और PTI का मुकाबला है, और जो पेशावर वैली के इजला हैं वहाँ पर ANP और PTI का मुकाबला है। तो ये बहुत जरूरी है कि हम देखें फैक्टर्स, लेकिन मजबूरी तौर पर मेरी नजर में बड़ी पार्टी तो PTI ही इमर्ज होगी, लेकिन जो सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स में JUI और पेशावर में इम्कान है कि इनका उम्मीदवार जीत जाए, हाजी गुलाम अली साहब का बेटा जो है। और इसी तरह जो मामलात है, गो के PTI के ज्यादा चेयरमैन जीतेंगे, लेकिन वो बहुत बड़ा डेंट पड़ेगा PTI की, वो जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी थी वो मुझे आती हुई नजर नहीं आ रही। अच्छा सर, आपसे यहाँ पर ये भी जानना चाहूंगी, अगर हम देखें तो इस वक्त KPK में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, बट फिर भी हम देखें तो JUI जो इस तरह से इमर्ज कर रही है या ऊपर आ रही है, जो लैग कर रही है PTI वो तो महंगाई है, गुर्बत है, बेरोजगारी है, बट JUI आपको क्या लगता है किस बिना पर ऊपर आ रही है जो हम नताइज देख रहे हैं? जी, JUI का बुनियादी देखें, पिछले 3 साल से JUIF जो है वो मुसलसल खबरों में है, और उन्होंने अपने आप को एक पाकिस्तान में मुतबादल के तौर पर फजल रहमान साहब ने अपनी लीडरशिप को इमर्ज किया है, मुसलसल खबरों में रहने से रहता है। दूसरा ये कि जो हमारे उलमा हजरात हैं, जो JUIF का मेन कॉन्स्टिट्यूंसी है, उनका लाइफस्टाइल वो नहीं है जो हमारी खैबर पख्तूनख्वा के जो बहुत अमीर लोग हैं या फ्यूडल्स हैं, उनका लाइफस्टाइल और एक आम जो मस्जिद का मौलवी है उसका लाइफस्टाइल लोगों के ज्यादा करीब है। वहाँ एक बहुत बड़ी सोशल दूरी है, एक समाजी दूरी है, जो ANP और PTI के ज्यादातर जो वहाँ करते धरते हैं। पेशावर की कैंडिडेट को देख लें, वो बहुत बड़ा अमीर आदमी है, उसके दुबई में बहुत बड़े बड़े बिजनेसेस है, तो वो लोगों को लगता है कि ये कोई ऊपर से कोई एलियन आ गया इलेक्शन लड़ने के लिए। तो मामला सारा कैंडिडेट्स की सिलेक्शन भी है, लेकिन मैं समझता हूँ JUIF को जो बड़ी एडवांटेज है उसकी प्रेजेंस है ग्रास रूट्स लेवल पर, मस्जिद और जो मदरसे हैं उनकी शक्ल में, और उनका लाइफस्टाइल लोगों को लगता है कि उनके बहुत करीब है, उनके साथ वो रिलेट कर सकते हैं। जबकि ANP की लीडरशिप या PTI की लीडरशिप के बारे में लोगों का ख्याल है कि वो बड़े दूरी पर रहते हैं और अपना एक जो आजकल तो हम कोरोना में कहते हैं समाजी फासला रखे, उन्होंने तो सदियों से समाजी फासला रखा हुआ है अपने दरमियान और जो उनके कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं। अच्छा, ये फरमाइए कि एक काफी बड़ी तादाद में इंडिपेंडेंट्स जीत रहे हैं, इनका जो प्रोजेक्शन है उनमें नजर आता है। इंडिपेंडेंट्स का जीतना क्या इस बात की नुमाइंदगी करता है कि अवाम का कॉन्फिडेंस किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में नहीं है और उसकी बुनियाद के ऊपर वो इंडिपेंडेंट को ज्यादा वोट देना पसंद करेंगे? देखिए, ये अगर आप पिछला जो लोकल गवर्नमेंट का निजाम था उसमें भी अगर आप देखें तो जो जनरल सीटें हैं उन पर आजाद PTI के बाद सबसे बड़ी तादाद आजाद उम्मीदवारों की थी। तो ये खैबर पख्तूनख्वा में रहा है। लोग बाज़ दफा समझते हैं कि हमें पार्टी पॉलिटिक्स में जाने की बजाय अपने जो कबायली जो लॉयल्टीज हैं, जो ट्राइबल लॉयल्टीज हैं, प्राइमोडियल रिश्ते हैं, उनकी बुनियाद पर वो डालते हैं। और बहुत सारे हमें याद है पिछली दफा भी और पंजाब में भी ऐसा हुआ था कि जो लोग आजाद उम्मीदवार के तौर पर जीतते हैं वो बाद में जो बड़ी पार्टी रूलिंग पार्टी होती है उसको ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये एक मैं समझता हूँ कि जो लोग जो अपने अपने इलाकों में काम करते हैं, अपने कबीले में, अपने इलाके के रहने वाले लोगों का ख्याल रखते हैं, तो इलेक्शन के वक्त फिर उनको एक उनका जो लोग समझते हैं कि उनको उसके बदले में कुछ जो है रिटर्न देना है, तो आम आदमी के पास वोट देने के अलावा और कुछ नहीं होता सिवाय इसके मुश्किल में लोग होते हैं। सर, एक आखिरी सवाल आपसे, तो ऐसे लोगों की एक्सेस होती है और उसकी वजह से उनको वोट पड़ता है, क्योंकि जीता हुआ शख्स जो है वो और बहुत सारे कामों में उलझ जाता है, लेकिन जो एक आजाद आदमी है जो उस इलाके में रहता है, मौजूद है, लोगों को एक्सेसिबल है, तो वो करते हैं। लेकिन ऐसी कैटेगरी भी बहुत सारी है। अगर आप देखें, मेरे पास डेटा है सामने, मैं आपको बता सकता हूं कि पेशावर, मर्दान, सवाबी और बहुत सारे और अजला में जो पिछले लोकल गवर्नमेंट इंतखाबात हुए थे, PTI के बाद सबसे बड़ी तादाद आजाद उम्मीदवारों की थी। और इससे ये लगता है कि मेरी नजर में कि ये जो आजाद उम्मीदवार अगर चाहें तो वो एक तीसरी
जो चौथी कुव्वत के तौर पर इमर्ज भी हो सकते हैं अगर वो आपस में कोई इत्तेहाद कर लें तो। सर जाते जाते मेरे ख्याल में एक दिलचस्प खबर ये है कि एक उम्मीदवार ऐसे हैं जिनकी 2 बीवियां आपस में मुकाबला कर रही हैं, ये बड़ी दिलचस्प है। और जो हमारे वजीर आला रहे हैं पहले खैबर पख्तूनख्वा के परवेज खटक वजीर दिफा, अब उन्होंने एक ही जगह पे 2 कैंडिडेट्स को स्टैंप लगा दी। एक तो मैं ये भी देख रही थी अपने भतीजे के वो बेटे के जो मुकाबले में खड़ा था, दोनों को लगा दिया। तो पता नहीं क्या किया उन्होंने। बिल्कुल ये सर जो नताइज हैं वो आने का सिलसिला तो अभी जारी है। व्यूअर्स अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे इस ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स देखने में आ रहा है कि पंजाब में खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और काश्तकार बहुत ज़्यादा परेशान है, बिकॉज ये वो काश्तकार हैं जो ठिठुरती सर्दी हो या तपती धूप हो दिन रात एक करके मेहनत करते हैं, बट अगर आपको इतनी मेहनत के बाद भी वो रिजल्ट ना मिले और आपकी चीज़ें जो आपने मेहनत की है वो मुतासर होने का खदशा हो, तो फिर ऐसी मेहनत का फ़ायदा कोई नहीं है। खाद का जो बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है और हर काश्तकार को एक आईडी कार्ड पर एक खाद की बोरी मिल रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि इस तमाम तर सूरत हाल के पेश नज़र गंदम की फसल मुतासर होने का भी खदशा है और कमी का भी खदशा जो है वो जाहिर किया जा रहा है। अब ये देखा जाए तो इतना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए जिसकी को हाथ नहीं, चुके हमारी ज़राअत में रीढ़ की हड्डी की मिसाल रखती है गंदम की फसल। पिछले साल बम्पर क्रॉप हुई थी जिसकी वजह से हम बहुत से बहरानों से बच गए थे, लेकिन अगर ऐसी सूरत हाल होती है तो इस साल फिर एक बहरान होगा और हमें गंदम इंपोर्ट करनी पड़ेगी। खाद का ये मामला जैसे रोमा ने अभी बताया इतना संगीन है कि किसानों को जो बहुत ज्यादा खाद चाहिए इन दिनों में जब गंदम की बुवाई हो रही है, जब गंदम की फसल तैयार है और गंदम की फसल जो है वो छोटे छोटे पौधों की शक्ल में है, उसको अपने बढ़ने के लिए खाद की जरूरत है, उस खाद में कमी है। तो हमारे मुख्तलिफ जो हमने इलाके हैं अपने पंजाब के उनके सर्वे किए हैं, उनके रिपोर्टों से बातें की हैं, व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। और कुछ सर्वेस ये भी बता रहे हैं कि कुछ स्पेसिफिक जगहों पर आर्टिफिशियल बहरान है, यानी कि वो असल में मौजूद है नहीं बहरान, बट वो पैदा किया गया बहरान। उसकी वजह ये है ना कि जिनके मालूम है कि इस वक्त कमी आई हुई है, कीमत बढ़ सकती है, वो फिर इसका जखीरा कर लेते हैं। बिल्कुल तो गवर्नमेंट को चाहिए दोनों अंदाज में मतलब इसकी अमल करे, इसके ऊपर जखीरा करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए और लोगों को जहां जहां जिस जिस इलाके में खाद की कमी है वहां पे पूरी करनी चाहिए। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ मुख्तलिफ शहरों की सूरत हाल अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले चिन्यूट का रुख करेंगे, यहाँ से आमिर सिद्दीकी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर बताइएगा कि दीगर शहरों को हम देखें पंजाब के, तो यहाँ पर जो खाद का बहरान है वो शिद्दत इख्तियार कर चुका है, सिमिलरली चिन्यूट की भी यही सूरत हाल है। काश्तकार क्या क्या कहना है और हर काश्तकार को कितनी बोरी मिल रही है, ओवरऑल सिचुएशन बताइएगा चिन्यूट की। हाँ जी बिल्कुल, पंजाब के दीगर शहरों की तरह ज़िला चिन्यूट में भी खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार किए हुए है और गुज़िश्ता 2 हफ्तों के दौरान ज़िला भर में खाद काश्तकारों को मैसर नहीं है, जिसकी वजह से काश्तकार मारे मारे फिर रहे हैं। ज़िला चिन्यूट, तहसील लालियाँ, तहसील बमाना, चनाबनगर और दीगर जो इलाके हैं वहाँ पर जितने भी खाद डीलर्स हैं उनके पास खाद ना होना एक सवालिया निशान बना हुआ है। इस सिलसिला में काश्तकारों का कहना है कि उन्होंने गंदम की फसल तो काश्त कर दी है, लेकिन सोना यूरिया खाद उनके लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम है और फसल मुतासर होने का भी शदीद खदशा है और फसल की पैदावार भी शदीद मुतासर हो सकती है। लेकिन अफसोसनाक अमर तो ये है कि ज़िला के जितने भी खाद डीलर्स हैं उनके पास खाद ना होना एक बड़ा मसला बना हुआ। सिलसिला में खाद डीलर्स एसोसिएशन का ये कहना है कि सप्लाई लाइन बंद होने की वजह से काश्तकारों तक खाद की रसाई मुमकिन हो नहीं पा रही है, जबकि दूसरी जानब ज़िले इंतज़ामिया भी इस सिलसिला में ये मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए है कि ज़िला चिन्यूट को यौमिया की बुनियाद पर 3000 बैग जो है वो फराहम किया जा रहा है, लेकिन चूँकि 15,000 के करीब यौमिया जो है वो दरकार है काश्तकारों को, तो इस सिलसिला में काश्तकार जो है वो अपनी गंदम की फसल की नुकसान का अंदिया दे रहे हैं और काश्तकारों ने हुकूमत वक्त से इस बात का मुतालबा किया है कि खाद की फराहमी को यकीनी बनाया जाए ताकि इस साल जो गंदम की फसल है उसका नुकसान और उसकी पैदावार में कमी ना हो सके। जी ये आपने देखी यहाँ पे क्या सूरत हाल है चिन्यूट में, लेकिन जरा नवाबशाह का रुख करें कि दूसरे सूबों के हवाले से भी नवाबशाह सिंध में है, वहाँ पे मतलब क्या सूरत हाल है। हमारे साथ मौजूद होंगे शाहिद रफीक, उनसे चल के बात करते हैं, उनसे पूछते हैं जी आपके सूरत हाल क्या है, जरा बताइएगा खाद की सूरत हाल क्या है।
जी बिल्कुल, इस वक्त ज़िले भर में जो किसान हैं, आबादगार हैं, वो शदीद परेशान दिखाई देते हैं क्योंकि खादें जो इस वक्त नहीं मिल रही हैं, जिसके बायस जो किसान है वो शदीद परेशान है। इस वक्त ज़िले के कई हिस्सों में खादों की शॉर्टेज की वजह से किसानों ने एहतजाज भी किया, सड़कें ब्लॉक करके और टायर जलाए गए हैं। और पिछले दिनों मकामी इंतजामी की जानिब से कई गोदामों पर छापे मारकर वहाँ से खादें बरामद भी की गई हैं। लेकिन ये जो सिलसिला है इस वक्त जारी है, जिसके बायस जो किसानों की बड़ी तादाद परेशान है। 1700 में मिलने वाली खाद 2600 और 3000 रुपए में ब्लैक में जो फरोख्त हो रही है, महकमा ज़राअत की ना लिए। किसानों का इस हवाले से कहना है कि अगर सूरत हाल जो कि तुम बरकरार रही तो आइंदा साल गंदम और सरसों की जो फसल है वो इंतहाई महदूद होगी। कई किसानों का कहना है कि हमने खादें इस्तेमाल ही नहीं की है, जिसके बायस पैदावार में कमी का अंदेशा है। तो महकमा ज़राअत की यहाँ ये ना लिए कि फौरी तौर पर खादों की जो किल्लत है इसे दूर किया जाए। ब्लैक मार्केटिंग जो जारी है, इसमें जो बड़ी मछलियां मुलव्विस हैं, कई करप्ट लोग इसमें शामिल हो चुके हैं ब्लैक मार्केटिंग में। तो किसानों का मुतालबा कि फौरी तौर पर महकमा ज़राअत कार्रवाई करे। जी बहुत शुक्रिया ज़िया, हमें नवाब शाह की सूरत हाल से आगाह करे थे। अभी साहिवाल का रुख करेंगे, यहाँ से हमारे नुमाइंदे शाहिद हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद, यहाँ पर सूरत हाल बताइएगा। साहिवाल में भी यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है और ये भी कहा जा रहा है, खदशा भी यही है कि गंदम और आलू की फसल बहुत ज्यादा मुतासर हो रही है। काश्तकारों का इस हवाले से क्या कहना है? पंजाब के दूसरे शहरों की तरह साहिवाल में भी यूरिया खाद का बहरान शिद्दत इख्तियार कर चुका है। मैं आपको बताता चलूं कि डीलर हजरात की दुकानों पर जहां पर कंट्रोल रेट पर खाद मिल रही है, वहां पर किसानों की लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं। और अफसोसनाक सूरत हाल ये है कि फी किसान शनाख्ती कार्ड के देखने के बाद एक बोरी दी जाती है, जबकि गंदम की बढ़ोतरी के लिए, आलू की फसल की बढ़ोतरी के लिए 2 से 3 बोरी जरूरी है फी एकड़ पैदावार यूरिया डालने के लिए, मगर वहां पर दुकानों पर सिर्फ 1 बोरी शनाख्ती कार्ड पर दी जाती है। किसानों का यह कहना है कि हमें अगर यूरिया खाद मुकम्मल तौर पर नहीं मिलती, गंदम को और आलू को कम यूरिया खाद डाली जाती है, तो इसकी एवरेज में फर्क पड़ेगा, जिससे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। हुकूमत को चाहिए कि फिल फौर इस पर और ज़्यादा एक्शन ले, इन माफियाज के खिलाफ कार्रवाई करे। यहाँ पर कार्रवाई भी होती है, दिखाने के लिए कार्रवाई भी की जाती है। इंतजामिया कहती है हमारे साथ कुछ कंट्रोल में है, मगर हालात ये ग्राउंड रियलिटी ये कह रही है कि यहाँ पर कुछ भी कंट्रोल में नहीं है। किसान शदीद परेशान है, जिसकी वजह से आलू और गंदम की फसल को नुकसान हो सकता है। जी अच्छा, अब कहीं सरसों का मसला है, कहीं गंदम का मसला है और कहीं आलू का भी मसला है। ये तीसरी फसल है जिसके बारे में खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर खाद वक्त पे ना मिली, ये बड़ी ज्यादती है। मतलब जहाँ पे 1 एकड़ में आपको 2-3 बोरी की जरूरत है, वहां पे एक शनाख्ती कार्ड के ऊपर आप 1 बोरी दे रहे हैं। और इसमें जो बहुत अमीर काश्तकार है वो तो शायद अपनी फसल के लिए हासिल कर लेंगे कि वो 3000 रुपये भी खर्च कर लेंगे, लेकिन इसका नतीजा क्या निकलेगा कि अगले साल गंदम की कीमत बहुत ज्यादा हो जाएगी, जिसकी बुनियाद के ऊपर आम आदमी मुतासर होगा। आटा उतना ही महंगा फिर उसको मिलेगा। अभी चलते हैं कसूर में सूरत हाल क्या है। अबू बकर हमारे साथ मौजूद है, उनसे चल के बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अबू बकर, आप बताइए आपके इलाके में क्या हाल है? आज बिल्कुल खाद जो है वो फसलों के लिए इतनी ही जरूरी है जितनी कि इंसान के लिए खुराक जरूरी है। कसूर में भी जो है इस वक्त यूरिया खाद का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर गया है। जिम्मेदारों का कहना है कि खाद जो है वो दस्तयाब ना होने की वजह से जो है वो फसलों को जो है वो शदीद नुकसान हो रहा है। खास तौर पर जो है गंदम की जो है वो फसल जो है वो बड़ी मुतासर हो रही है। हमें जो है वो यूरिया खाद जो है वो ना मिलने की वजह से जो है वो हमारे लिए वो बड़ी परेशानी का सामना है। अगर कहीं खाद जो है वो दस्तयाब है तो वो डीलर हज़रात जो अपनी मर्जी का जो है मन माने जो रेट्स वो लगा रहे हैं। खाद का जो सरकारी रेट है वो इस वक्त 1700 के करीब है, जबकि जो है वो डीलर हज़रात जो है खाद की शॉर्टेज की वजह से 2200 से 2400 रुपए तक जो है वो खाद जो है जिम्मेदारों को दे रहे हैं। इस सिलसिले में जब डीलर हज़रात से हमारी बात हुई तो उनका कहना था कि हमें पीछे से जो है वो 40 दिन के बाद जो है वो एक गाड़ी मिलती है, जबकि जो है हमारी जिम्मेदार जो है वो उसकी डिमांड जो है वो ज्यादा है, जिसकी वजह से जो है हम वो खाद पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जिम्मेदारों ने हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाते हुए अरबाब इख्तियार से ये मुतालबा किया है कि खाद के जो है इस मसनूई बहरान को जल्द अज जल्द जो है काबू पाया जाए, ताकि जो है फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। जी बहुत शुक्रिया, हमारे नुमाइंदे हमें कसूर की सूरत हाल से आगाह करे। तो हमने यही देखा, देखें जहाँ हर तरफ चीनी माफिया है, आटा माफिया है, वहां पर इसमें भी खाद में भी एक माफिया है जो कि मसनूई उन्होंने बहरान पैदा किया है। बट बिल्कुल आपने ठीक स्टार्ट में ही बात कही थी कि हुकूमत को चाहिए कि इस पर फौरी तौर पर तवज्जो
तवज्जो दे, किसान जो काश्तकार परेशान हो रहे हैं उनके लिए भी कोई अल्टरनेटिव प्रोवाइड किया जाए और जो माफिया बना हुआ है इसके खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई की जाए। अब देखो ना, मतलब हम जैसे कह रहे हैं कि फसलें महंगी होंगी, हमारे मुल्क में कहते हैं कि मुआशी जो बहरान है उसमें बचने का एक ही तरीक़ेकार था कि फूड सिक्योरिटी हमारे यहाँ हो, मतलब, और फूड सिक्योरिटी चूंकि काफी हद तक रही है, जिसकी बेसिस के ऊपर हमने कहें कि आम आदमी को आम खाने पीने की चीजें कम से कम मुयस्सर होती रही हैं। अगर वो आम खाने पीने की चीजें भी महंगी हो जाती हैं तो फिर बहरान बहुत ज्यादा शदीद हो जाएगा। तो आने वाले दिनों में इसका जो डर लगता है, हमने जैसे पहले कहा कि ये गंदम का सीजन है, गंदम जो है उसको लगाया जा रहा है और गंदम के छोटे छोटे पौधे हैं जिन्होंने बड़े होके फिर एक हमें बम्पर क्रॉप या ना बम्पर क्रॉप उसके नतीजा हमारे सामने आने। और फिर इसी तरह सरसों जो है वो मतलब है, आलू का भी हमें पता चला कि आलू की भी काश्त हुई है। ये दो फसलें तो कम से कम इसमें ऐसी हैं, और तीसरी भी सरसों भी कह लें क्योंकि तेल उससे बहुत ज्यादा बनाया जाता है, सिर्फ ये नहीं कि साग खाया जा रहा है वो तेल में साग का तो वैसे ही मौसम तेल में भी काम आ रही है। तो ऑयल सरसों का जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है छोटे इलाकों में। तो बहुत ज़्यादा हुकूमत की तवज्जो की ज़रूरत है इस तरफ देने की कि खाद को ये जो मसूल बहरान क्रिएट किया गया है इससे हुकूमत लोगों को बचाए। बिल्कुल ठीक आपने बात की है, और फौरी तौर पर कार्रवाई भी बनती है ताकि जो काश्तकार है वो सुख का सांस ले सकें। अभी हम शो में अमल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुश आमदीद कहेंगे। वो सर्दी बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा सर्दी है कि आजकल सुबह बेड से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं कर रहा होता, अपने वो कंबल और वो रज़ाई से बाहर निकलने का दिल नहीं कर रहा होता। जब आप वॉशरूम जाते हैं वो टैप नहीं ऑन हो रहा होता है, इस कदर ठंड फील हो रही होती है। अब मेन बात यह है कि इस तरह की सर्दी में खुद को फिट कैसे रखना है, दिस इज़ द मेन कंसर्न। सो इस चीज़ को आज हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज इतनी ठंड में ना आप जिम जाने को दिल करता है, ना एक्सरसाइज करने को दिल करता है, ना वॉक करने को दिल करता है। तो इजी वेज क्या हो सकते हैं कि हम खाएं पिए भी, क्योंकि सर्दियों में खाने पीने का भी फिर अपना ही मज़ा है। गाजर का हलवा हो और इस तरह की चीज़ें हो, पेठे का हलवा हो, सो अपने आप को मेनटेन भी रखना है, दिस इज़ द मेन थिंग। सो आज हमारे साथ फिटनेस एक्सपर्ट और मिस्टर पंजाब हाफिज़ खालिद मलिक हमारे साथ शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। बस आप बता दें इजी वेज, मेरे जैसे बंदे के लिए तो इजी वेज बताएं कि फिट कैसे रखना है सर्दियों में। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि हम सब कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि हम कर नहीं सकते। सिर्फ हमारी कुव्वत इरादी जो है इसको मजबूत करने की जरूरत है। जैसे लाइक आप सुबह उठे हैं, आपका उठना तब तक मुश्किल है जब तक ब्लैंकेट आपके ऊपर है। जब ब्लैंकेट उतर गया तो उसके बाद कोई मुश्किल नहीं है। माइंड सेट करें कि आपको वॉशरूम जाना है, फ्रेश होना है, जिम जाना है, एक्सरसाइज करनी है, हेल्दी ब्रेकफास्ट करना है। उसके लिए सिर्फ सबसे पहले आप खुद को तैयार करें। जब आप खुद को तैयार करेंगे तो आपको हर काम इजी लगेगा। खुद को तैयार करना तो फिर हमने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया? एग्जैक्टली नहीं, मैं आपकी हेल्प करता हूँ पूरी इंशाल्लाह। ये तो कुव्वत इरादी हर बंदे ने खुद अपनी करनी है, मतलब मैंने काउंसलिंग करनी है लेकिन इरादे हर बंदे ने अपना करना है। अच्छा, उसके लिए सर ये है कि मॉर्निंग में हेल्दी ब्रेकफास्ट जो है इसके ऊपर मेरे ख्याल हम स्टार्ट करते हैं। कॉमन क्वेश्चन है, मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि ब्रेकफास्ट हेल्दी कैसे है और किन किन चीज़ों से हेल्दी ब्रेकफास्ट हो सकता है। सुबह मॉर्निंग में फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आप मॉर्निंग में वाटर लेते हैं तो उसमें बड़ा कॉमन बात है कि हर बंदा हनी वाटर पीने की कोशिश करता है। हनी के टीस्पून में 63 कैलोरीज होती हैं, उसमें शुगर होती है, यानी आपकी बॉडी की जितनी नीड है सुबह उठते साथ ही इतनी ज़्यादा शुगर की आपको ज़रूरत नहीं है। अगर आप लेमन वाटर लेना चाहते हैं तो उसमें जस्ट आप टीस्पून का जो चौथा हिस्सा है ना, आप हनी का वो डाल सकते हैं, चौथाई हिस्सा सिर्फ ओनली। अच्छा, उसके बाद जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो एक चपाती लें और उसके साथ सालन नहीं खाना मॉर्निंग में आपने। चपाती के साथ आप एग ले सकते हैं। एग एक अच्छी हाई प्रोटीन डाइट है जिससे सर्दी भी थोड़ी कम लगेगी और बॉडी में एनर्जी भी आएगी। अच्छा, ब्रेकफास्ट में 2-3 ऑप्शन मैं दे देता हूँ, जो आपको ईजी लगे आप खा सकते हैं वो कर लीजिएगा। मॉर्निंग में जो कार्ब है वो कार्ब की आपकी बॉडी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, उसके लिए ज़रूरी है कि आप पॉरेज लें। अब पॉरेज को आपने मिल्क में एडिड नहीं करना, मिल्क इटसेल्फ एक कार्ब है और पॉरेज जो है ये डबल हो जाएगा आपका। तो आप उसको पॉरेज जो है वाटर में बना सकते हैं। दलिया जिसकी दलिया जो है, दलिया जौ का भी है, मतलब मुख्तलिफ गंदम का भी है। हाँ जी, उसमें यह है कि अगर आप पानी में बनाकर खाएंगे तो आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। और उसमें थोड़ा सा हनी ऐड कर ले सिर्फ टेस्ट के लिए, यानी मीठा ना हो लेकिन दलिया खाया जाए आपको।
या आप थोड़ा सॉल्ट अगर ऐड करना चाहते हैं तो बहुत ही बेस्ट है, बहुत पिंच ऑफ सॉल्ट, बहुत माइनर सा, सिर्फ टेस्ट बनाने के लिए। ठीक है। एक तो दलिए वाला नाश्ता हो गया आपका। एक सुबह मॉर्निंग में आपने चपाती लेनी है, सूखी चपाती लेनी है, रोटी जिसे तवे की बोलते हैं, नॉट पराठा और घी वाली, जरूरत नहीं देसी घी लगा के खाने की। दिल्ली तोड़ दिया आपने, क्या कि पराठा सर जी मुझे यकीन था, क्योंकि हम ना फूड लवर हैं, फूडी हैं हम। जब इस तरह की बात हो तो मैं अच्छा नहीं लगता, मुझे पता है, लेकिन सर ये आपकी लाइफ है, आपकी खूबसूरती है, आपकी ब्यूटी है। आप अच्छा खाएंगे तो अच्छा दिखेंगे, आप हेल्दी खाएंगे तो हेल्दी दिखेंगे। अच्छा, उसके लिए सिर्फ ये है कि आपने रोटी के साथ अंडा ले सकती हैं, एग अगर आप चाहें तो कोकोनट ऑयल में स्क्रैम्बल्ड एग बना सकती हैं, कोकोनट ऑयल में उसको सनशाइन एग खा सकते हैं आप रोटी के साथ। अच्छा, तीसरी इसमें ऑप्शन ये है कि फ्रूट्स जो हैं, सीजनल फ्रूट्स जो हैं सुबह मॉर्निंग में बहुत हेल्दी हैं आपके लिए। एक बाउल जो है उसका फ्रूट्स का भर कर खा लें। अदरवाइज मैं आपको चौथी एक योगर्ट बता देता हूँ जो आप खुद घर बनाते हैं, बहुत अच्छी। एक बाउल के अंदर चौथाई हिस्सा जो है योगर्ट लें, और योगर्ट आपने घर की बनानी है, बाहर से नहीं लेनी है आपने। अच्छा, खुद बनानी है। ओके। उसमें थोड़ा सा हनी ऐड करें, थोड़े वॉलनट ऐड करें, ठीक है, उसको अच्छी तरह मैश करके वो आप मॉर्निंग में खा सकते हैं। वो बड़ी अच्छी प्रोटीन है, बिल्कुल लीन प्रोटीन है, वो आप ले सकते हैं। तो ब्रेकफास्ट जो है कोशिश करें, कभी भी आप कॉफ़ी, चाय, रस खा लिए, बिस्किट खा लिए, और अगर हो सके तो ब्राउन ब्रेड जो है ना, आप कोशिश करें कि ब्रेड का ब्रेकफास्ट ना करें, लेकिन ब्राउन ब्रेड अगर अच्छी कंपनी की मिले तो ज़रूर खाएं। लेकिन आपको पता कैसे चलेगा अच्छी कंपनी कौन सी है? अच्छा, जो लोकल कंपनीज की मैंने ब्राउन ब्रेड देखी है, उसमें यह है कि अगर आप उसको सर वाटर के अंदर स्लाइस रखें ना, तो आपको पानी भी हल्का सा कलर दे जाएगा। इट मीन्स कि उसको कलर लगा हुआ है, वो ब्राउन कलर डाला हुआ है। लेकिन अगर आपने ये देखना है तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छी कंपनी की जो आप ब्राउन ब्रेड खाएंगे तो 2 स्लाइस से ज़्यादा आप नहीं खा सकते। अच्छा, आपकी गुफ्तगू से सारा अंदाजा ये हो रहा है कि सारा जोर तो लग गया मेरा खाने पे, अब एक्सरसाइज करने की कोई जरूरत नहीं है मुझे। सर नहीं अभी आनी है हमारी। सर ये अभी आनी है, अभी स्टार्टिंग है। अभी स्टार्टिंग है तो फिर इस नाश्ते के बाद फिट सर मैं दिन का आगाज अच्छा कर रहा हूँ आपका। अच्छा सर, दिन का आगाज अच्छा होगा। मैंने कहा शायद दिन का आगाज अच्छा हो गया, इसके बाद आप अपने काम पे चले जाएं। नहीं, बिल्कुल भी नहीं सर, इसके बाद अभी एक्सरसाइज की बारी है। अच्छा सर जी, वो क्या है? आप इतने मुश्किल काम बता रहे हैं, इस पे भी मेहनत करें फिर फिट रहने पे भी मेहनत हो। देखिए मैडम, अगर अच्छा लगना है तो फिट लगना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ठीक है। तो सर जी, अच्छा हेल्दी ब्रेकफास्ट करें। उसके बाद सर फिर आप कोशिश करें, आप मॉर्निंग में जब आप जिम जाते हैं तो आप अपने हिसाब से जो टाइम आपने डिसाइड किया है, जिम AHA एक इदारा है, अमेरिकन हेल्थ एसोसिएशन, उनकी ये रिसर्च है, वो इदारा जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे जदीद तहकीक के ऊपर उनकी एक्सपर्टीज है। और उनका ये कहना, उनका ये मानना है कि 30 मिनट अगर कोई भी इंसान वॉक करता है तो उसकी बॉडी के ऊपर फैट नहीं आ सकती। अच्छा। 30 मिनट वॉक मस्ट है आपके लिए। ब्रिस्क वॉक कर ले, जिससे थोड़ा सा सांस फूले, थोड़ा सा आप यानी आप ये समझ लें कि आप फिक्रा बोल सके, सॉन्ग ना गा सके, ये असूल है वॉक का। ठीक है। आप ये करके देखें इंशाल्लाह। और उसके बाद ये है कि आप हल्की फुल्की कोई 30 मिनट स्ट्रेंथ एक्सरसाइज कर लें, बॉडी के ऊपर सर कभी भी फैट नहीं। अच्छा, अभी तो जो हमारा मेन कंसर्न है वो ये है कि सर्दियों में खुद को फिट कैसे रखना है। अगर आप जिम नहीं जा सकते, ठीक है, वॉक भी मुश्किल, घर में अपने रूम में क्या क्या एक्सरसाइज की जाए, थोड़ा हम मेंटेन रख सकें। बिल्कुल ठीक है। जब तक सर्दी बहुत ज़्यादा है, फॉग बहुत ज़्यादा है, मौसम बेहतर होगा तो फिर सब कुछ ही है। आप देखिए, जब तक रूम से बाहर नहीं निकलेंगे, चले लाउंज में आ गए, आप बताएं। अच्छा, बड़ी आसानी की वैसे आपने। सर मेहनत भी की है बड़ी। हाँ, बड़ी मेहनत रूम से निकले, बिस्तर को परे किया और फिर लॉन्च में आ गए हम। सर ये बहुत बड़ी बात है। किसी का नाश्ता बना दो। सो स्वीट। अच्छा, उसके लिए ये है कि आप घर में एक योगा मैट रखें, सब के सब योगा मैट घर में रखें। योगा मैट के ऊपर परफेक्ट एक्सरसाइज हो सकती हैं। अगर योगा मैट नहीं है तो कारपेट के ऊपर भी आप कर सकते हैं, इशू नहीं है। उसमें यह है कि सबसे पहले आप पेट की और कमर की एक्सरसाइज से स्टार्ट करेंगे। थोड़ा 10 मिनट बॉडी को वार्म अप करें, जिससे इंजरी ना हो, आपको खिंचाव ना हो, आपके पट्टे ना खींचे जाए। उसके लिए 10 से 15 मिनट आप सिर्फ। लेकिन सर अगर आप 30 मिनट वॉक कर लेते हैं तो फिर डेफिनेट लाउंज से बाहर जाना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अगर आपने वो भी नहीं करनी सुबह, फिर भी आप हेल्दी चाहते हैं अपने आप को रखना, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने लाउंज में, रूम में योगा मैट बिछाएं, उसके ऊपर थोड़ी सी बॉडी को वार्म अप करें। और उसके बाद जब बॉडी वार्म अप हो जाए तो फिर आप उसके लिए लेग रेजेस करें, क्रंचेस करें,
किक्स करें, ये सारी एक्सरसाइज जो है आपके रूम के बेडरूम में भी हो सकती हैं। उसके लिए अगर योगा मैट लाउंज में ना भी जाए तो इतना मैडम तकल्लुफ करने की तो प्लीज आपको जरूरत नहीं है। तो वो उसके लिए हम बड़ा इजीली अपने रूम में मैंने ये नहीं पूछा लेटे बेड पे बैठ के कौन सी हो सकती है एक्सरसाइज। तो उसके लिए सबसे बेस्ट वैसे यही है कि आप योगा मैट क्रंचेस हो गए, पुशअप्स लेग रेजेस कर लें, क्रंचेस कर लें, थोड़ा किक्स कर लें खड़े होके, अपने बेड की सपोर्ट के ऊपर खड़े होके थोड़ा स्ट्रेचिंग, जैसे खुद को बिल्कुल बेंड कर लें। प्लैंक्स कर सकते हैं आप। प्लैंक्स बेहतरीन एक्सरसाइज है आपकी बॉडी टोन अप के लिए, आपकी टमी फैट के लिए, आपकी बॉडी के ऊपर जितनी एक्स्ट्रा फैट है वो सारी प्लैंक से उड़ जाएगी। प्लैंक सुबह शाम करें आप। ठीक है, अब आपने बता दिए क्रंचेस, प्लैंक्स और ये चीजें, और साथ नाश्ता आपने बता दिया। ठीक है, और अगर जिम जाना है? हाँ, अगर जिम जाना है तो बहुत अच्छी बात है, ये तो मेरे मतलब की बात आपने कर ली है। हम हर एक को माइंड में रखते हुए पूछ रहे हैं ना, जो जा सकते हैं जो नहीं जा सकते। देखिए, अगर आप जिम जाते हैं तो इससे अच्छी सर कोई बात ही नहीं है। जिम सिर्फ 1 घंटा अपनी लाइफ का निकालने हैं। अगर आप अपनी लाइफ का 1 घंटा खुद के लिए नहीं निकाल सकते तो इसका मतलब आप खुद से मोहब्बत नहीं करते। ठीक है। अच्छा, जब आप जिम गए हैं तो जिम जाकर सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि हम वार्म अप करते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। जिम का अगर आप चले गए हैं तो फिर 30 मिनट आपने वार्म अप करना है। कभी भी इंजरी नहीं होगी, कभी भी दर्दें नहीं निकलेंगी, कभी भी आपको वेट अनबैलेंस अगर आपने खुदा न खास्ता उठा भी लिया, बैलेंस नहीं भी था, तो सर उससे इंजरी के चांसेस नहीं होते। अच्छा, जब आप जिम गए हैं, जिम जाते सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम ट्रेडमिल के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। और मैं वैसे वॉक को प्रेफर करता हूँ कि अगर आप ट्रेडमिल की बजाय आप ग्राउंड में, ट्रैक के ऊपर, रोड के ऊपर वॉक कर लें तो वो सबसे बेस्ट है। ट्रेडमिल के ऊपर वॉक इतनी अच्छी नहीं है आपकी नी के लिए, आपकी बैक किक के लिए। ठीक है। और दूसरा ये है कि उसके बाद वार्म अप के बाद आप जो भी पार्ट्स की आपकी ट्रेनिंग है, हल्की फुल्की लाइट ट्रेनिंग करें। हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्रोफेशनल बंदों के लिए है। आम लोगों के लिए हाई इंटेंसिटी ट्रेनिंग नहीं है। आपने जस्ट अगर फिट होना है तो स्ट्रेंथ की ट्रेनिंग 30 से 40 मिनट आपके लिए काफ़ी है। आप मिक्स ट्रेनिंग कर लें, उसमें 5 पार्ट्स होते हैं आपकी बॉडी के। चेस्ट है, विंग्स है, शोल्डर है, आर्म्स है और लेग्स है। अच्छा, ये 5 पार्ट्स वैसे अगर दिन में 1 पार्ट भी अगर आप करें तो 5 डेज में आपका वीक पूरा कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद सैटरडे संडे अगर ऑफ भी आ गया तो दैट्स फाइन, कोई इशू नहीं है। आप मंडे से फिर यही सेम प्रैक्टिस को फॉलो कर लें आप, तो ये बेस्ट है। अच्छा, सुबह के वक्त में अब जाहिर है जिन लोगों ने ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, कॉलेज जाना है अपने, वो जिम नहीं जा सकते या वॉक नहीं कर सकते, तो सर्दियों में ये बेहतर हो सकता है कि जब वो वापस आएँ तो आफ्टरनून में वो जाके किसी पार्क में कर लें या किसी जिम में चले जाएं। एक तो ये सवाल हो गया, और टाइम का मतलब चूँकि इशू होता है बहुत से लोगों का, जल्दी जल्दी सुबह 7 बजे 8 बजे उठ के तैयार होकर निकलना, तो वो काम वो नहीं हो सकते। ज़रा उस हवाले से बताइए। एक मैं सवाल बहुत ज़्यादा लोगों को चाहता हूँ गाइडेंस के लिए उनकी है कि ये लोग जो जिम जाने वाले हैं, ये वो प्रोटीन डाइट बहुत ज़्यादा मतलब लेते हैं, इसके नुकसान क्या हैं? मतलब सर जी, आपके 2 क्वेश्चन हैं। सबसे पहले मैं बता दूं कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी जिम्स हैं, आप देखें सारे जिम्नेजियम हैं, सारे 24 आवर सर्विस देते हैं आपको। उसकी वजह यह है कि जब आपको कन्वीनियंस हो, जब आपको टाइम मिले तो आप इजीली जाके एक्सरसाइज कर सकते हैं। अच्छा, आपका ये जो माइंड है या आम पब्लिक का ये जो माइंड है कि मॉर्निंग में एक्सरसाइज करना ज़रूरी है, ये बिल्कुल नहीं है। आप 24 घंटे में किसी भी वक्त ट्रेनिंग करें। ट्रेनिंग का कोई टाइम नहीं है, ट्रेनिंग का वो टाइम है जो आपको मिल जाए, दैट्स इट, इसके अलावा कुछ नहीं है। सेकेंडली सर, आपका जो क्वेश्चन था, अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं, हाई प्रोटीन डाइट जो है वो नो डाउट कि आपके मसल्स को गेन करने के लिए बहुत अच्छी है। हाई प्रोटीन डाइट से बॉडी के ऊपर फैट्स नहीं आती, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि अगर आप हाई प्रोटीन डाइट नेचुरल डाइट से लें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। लाइक आप एग ज़्यादा खा सकते हैं, एग वाइटनिंग जो है उसमें हाई प्रोटीन है, मीट प्रोटीन ले सकते हैं, सबसे बेहतरीन है। आजकल फिश है। मोस्टली लोगों को देखें तो वो यही चीजें ही ले रहे हैं। इसके अलावा आपको क्या लगता है? सर बात करें फूड सप्लीमेंट्स की ना, सप्लीमेंट्स की फॉर्म में सप्लीमेंट्स जो है ये आपकी बॉडी के लिए डेंजरस नहीं है, लेकिन इनसे भी एक अच्छी क्वालिटी वो है जो मैं प्रेफर करता हूँ कि आप घर में जो खा रहे हैं ये सबसे अच्छी प्रोटीन है। देखिए ना, एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, जो डिब्बा 15 से 20 हज़ार का फॉर एग्जांपल आता है, तो एक बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता, तो वो मेरी बात सुनने के बाद तो वो फिर सोचेगा ना, मेरे पास अगर डिब्बा नहीं है प्रोटीन का तो मैं बॉडी बिल्डर या फिट नहीं हो सकता मैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नेचुरल वे से मैं चाहता हूँ, नेचुरल वे से अगर आप खुद को ठीक करें। फिश है आजकल कुदरत का अनमोल तोहफा है आजकल, जितनी हो सकती खाएं, लेकिन आप फ्राइड फॉर्म में बिल्कुल ना खाएं फिश।
ग्रिल करके खा लें, उसको बेक करके खा लें, उसको आप स्टीम करके खा लें, किसी भी फॉर्म में खा लें। एक्चुअली इसमें मैं आपको बताता हूँ प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम ऑयल की है जिसमें वो फ्राइड होती है। अगर डीप फ्राई हो गई, ठीक है। अगर आप खुद घर में भी खाना चाहें, आप घरों में जो हमारा ऑयल यूज़ होता है सर, वो बहुत अच्छा ऑयल यूज़ होता है। आप कोशिश करें बहुत थर्ड क्लास ऑयल बिल्कुल भी उसके पास ना जाए, आप अच्छे से अच्छा ऑयल लें। लेकिन जब आप ऑयल उसको डीप फ्राई कर भी लें तो उसको थोड़ा सा निकालने के बाद उसकी स्किन हल्की सी उतार के जब वो बिल्कुल ड्राई हो जाए तो आप उसको खा सकते हैं इजीली। फिश की सर बेहतरीन प्रोटीन है, जितनी मर्जी खाएं उसकी। इवन आप तो ओमेगा भी है, फिर ओमेगा जी बिल्कुल। उसमें सर जितनी भी फैट्स हैं ना, गुड फैट्स हैं फिश की, और वो आपकी बॉडी के अंदर से फैट को डिसॉल्व भी करेगी। यानी जितनी आपकी बॉडी की, आपने कहा कि जी प्रोटीन जो है वो अननेचुरल वे में नहीं खाना, नेचुरल वेज जो आपके घर पर चीजें अवेलेबल है उनसे खाएं। एक्सरसाइज अच्छी से करें, और जो बेडरूम के लिए या इवन आपके टीवी लाउंज में भी जो भी आपके लिए इजी है उसमें आपने एक दफा दोबारा रिपीट कर दें। क्रंचेस हैं, पुशअप्स हैं, हाँ क्रंचेस आप कर सकते हैं, लेग रेजेस कर सकते हैं, प्लैंक्स कर सकते हैं, किक्स कर सकते हैं। अच्छा ये मैं वो बता रहा हूँ जो पॉसिबिलिटी है। बाकी जो जितनी भी एक्सरसाइज है उनके लिए जिम जरूरी है। जिम जरूरी है, और मतलब हम तो अभी मेंटेन और फिट वॉक सबसे ज़्यादा आपने कहा कि ब्रिस्क वॉक 30 मिनट्स की ब्रिस्क आई लव वॉक। सर जी वॉक करने वाला बंदा आप देखें हमेशा आपको उसकी स्किन बड़ी ग्लोइंग लगेगी, आपको खूबसूरत लगेगी। और उसके अलावा जो आपने नाश्ते के ऑप्शंस बताए वो भी बड़े जबरदस्त। और ये हलवा जात, पंजीरीज, ये जितनी चीजें सारी छोड़ दें। यकीन माने मैम ये आपकी लाइफ नहीं है, और मैं तो सबको यही कहता हूँ कि आप इनसे बचें, दूर रहें, हल्का फुल्का खा लें। हल्का फुल्का ओके, थैंक यू सो मच खालिद, आपने हमारे शो के लिए हमेशा की तरह बहुत आपने अच्छा मतलब सर सो नाइस ऑफ यू सर। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे। बहुत अच्छा लगा सर आपसे, हमेशा ही अच्छा लगता है माशाल्लाह। सुबह जब मैं आ रहा था मुझे बताया गया कि आप लोगों के पास आना, तो मेरी एक्साइटमेंट और थी। रियली आई हैव नो वर्ड टू एक्सप्रेस माय फीलिंग्स कि आप एक खूबसूरत चेहरे से देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच खालिद, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। व्यूज़ अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग। ब्रेक के बाद एक बार फिर से गुड मॉर्निंग पब्लिक में आपको खुशामदीद कहेंगे। फिर सुबह का नाश्ता क्यों ज़रूरी है? हम सुनते तो हैं बहुत ज़रूरी है, ऑब्वियसली इसके बहुत से हेल्थ बेनिफिट्स भी हैं। एनर्जी बूस्टर आपको मिल जाता है, पूरे आपके एनर्जी लेवल्स जो हैं वो मेंटेन रहते हैं। इसके साथ साथ कहा जाता है कि आपका वज़न भी मेंटेन रहता है, मुख्तलिफ बीमारियों से आप बच सकते हैं। बट मेरे ख्याल में बहुत से लोग इस तरह कंप्लेन भी रऊफ साहब कर रहे होते हैं कि हमसे सुबह नाश्ता किया नहीं जाता। सो आप ऑल ऑफ अ सडन आप एक दिन आके कहें कि आज से हम नाश्ता सुबह का स्टार्ट कर दे, तो ऐसे होता नहीं है। इसकी आदत आपको बचपन से पड़ती है। फरजीन पहले तो तारुफ करा देते हैं ना, करवाते हैं ना, ये अपना इंट्रो करवा के फरजीन की तरफ रहे थे। सारा कुछ हमने बोल दिया तो फिर इनके लिए क्या रहे? इनसे बहुत कुछ है सर पूछने के लिए, टफ टाइम देते हैं आज इन्हें। मजाक दे जरूर दे। वो क्या होता है उस भट्टी में से गुजारें ताकि मैं कुंदन बन सकूं। चले ठीक हो गया। सो सुबह का नाश्ता जरूरी क्यों है? न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियन डॉक्टर फरजीन हमारे साथ शो में मौजूद हैं। थैंक यू सो मच फरजीन, वेलकम टू गुड मॉर्निंग पब्लिक। ये बताएं कि मतलब हेल्थ बेनिफिट्स तो बहुत ज्यादा हैं, जरूरी क्यों है? करेगा क्या नाश्ता? अच्छा, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात की कि कई लोग ऐसे होते हैं जिनका दिल ही नहीं चाहता सुबह नाश्ता करने का, ठीक है, मगर उनका दिल नहीं चाह रहा होता लेकिन उनकी बॉडी चाह रही होती है कि उसको सुबह फ्रेश स्टार्ट मिले। सो यू नीड टू एंटरटेन योर बॉडी। कहते हैं कि जिस तरह आप एक बल्कि एक जमाना होता है ना, पुरानी गाड़ियों को जाते थे सुबह स्टार्ट करते थे, मुझे पप पप करती स्टार्ट होती थी और उनको एक रनिंग देते थे, उसको कहते थे स्टार्ट। एग्जैक्टली, हाँ, अब तो खैर वो गाड़ियों में मॉडल नहीं। तो इसी तरह इंसान की बॉडी ऐसे है विच हैज वोकन अप आफ्टर अ लॉन्ग, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड ब्रेकफास्ट। यू आर ब्रेकिंग द फास्ट, जो कि सारी रात का फास्ट है। अब उसको ब्रेक करने के लिए वी हैव टू बी वेरी स्मार्ट। ब्रेक करने का ये मतलब नहीं है कि हम उसको ऑयल से भर दें ताकि वो फिर से बैठ जाए, ठीक है। हमने उसको ऐसी ग़िज़ा देनी है कि वो फूल की तरह खिल जाए। सो योर माइंड स्टार्ट्स ब्लूमिंग, योर बॉडी स्टार्ट्स वेकिंग अप इन अ वेरी गुड वे। इसीलिए फ्रॉम द वेरी स्टार्ट बच्चों से लेके एल्डरली तक ब्रेकफास्ट इज ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एंड वन शुड हैव ब्रेकफास्ट लाइक अ किंग। कहते हैं ना जी कि बादशाह की तरह ब्रेकफास्ट करना चाहिए। और इसका मतलब बादशाह की मतलब सिरी पाए नहीं है, इसका मतलब ये है कि ईट स्मार्ट। ईट स्मार्ट। और मेरे ख्याल में आप हेल्दी ऑप्शंस की तरफ जाएं, जिस तरह से आप भी कह रही हैं। अच्छा, इसके अलावा बहुत से लोग ऐसे देखें कहते हैं दिल नहीं करता, जिस तरह मैंने भी स्टार्ट में भी कहा। सो मुझे ऐसे लगता है कि ये आदत आपको बचपन से डाली जाती है। सो अभी मैं अपने इर्द गिर्द भी बहुत से बच्चे देख रही हूँ, उनको आदत ही नहीं होती नाश्ता करने की, वो स्कूल जा रहे हैं और विदाउट ब्रेकफास्ट जा रहे हैं। तो ऐसे बच्चे घर जाके कैसे उनकी आदत डेवलप होगी? फिर तो नाश्ता करने का पैसे पकड़ा देते हैं, वो जाते हैं जंक फूड खाते हैं,
और वो उनका पेट भर जाता है, फिर वो लंच भी ठीक तरह से नहीं करते। so sad. The thing is कि जैसे अभी आप कह रही थी कि क्या करें उसमें, जब अब इतने अच्छा एग्जाम्पल नहीं है कि जब अल्लाह माफ़ करे किसी को हार्ट अटैक होता है और वो अल्कोहल या सिगरेट पे हो, जिस पे वो कहते हैं कि जी हम सारी उम्र डॉक्टर साहब नहीं छोड़ सकते, डॉक्टर कह रहा होता है, एकदम उस दिन के बाद वो चीज़ें छूट जाती हैं। योर माइंड इज अ वेरी स्ट्रेंज थिंग। आप इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं लेकिन आप नहीं करते, आप चॉइस ये करते हैं कि नहीं यार मैंने दिल का कहना मानना है। इफ यू ट्रेन योर बॉडी, और आप कहते हैं बचपन से आदत डालें, नहीं, आप किसी भी एज पे अपने आप को आदत डाल सकते हैं ऑफ एनी सॉर्ट, ठीक है। ये हैविंग सेड दैट, इम्पॉर्टेंट है कि सुबह उठ के वो वाला ब्रेकफास्ट किया जाए। हमारे आबाओ अजदाद जो ब्रेकफास्ट करते थे, उन्होंने फील्ड्स में काम करना होता था, उन्होंने बड़ा एक्टिव रहना होता था, इसलिए वो पराठे लेते थे, देसी घी का इस्तेमाल होता था, चूरियाँ होती थी, लस्सी होती थी। Unfortunately, we are people who are mostly sitting down, ठीक है, sedentary lifestyle, exactly, हम स्टेज तक क्लाइम नहीं करते, we take a lift to everywhere, तो ऑफिस जाके फिर ऑफिस के पीछे बैठ जाते हैं। सो हमें अब क्या चाहिए, अब हमारी चीजें चेंज हो जानी चाहिए। नॉट द फैक्ट कि हमने ब्रेकफास्ट छोड़ देना है, द फैक्ट कि हमने ब्रेकफास्ट को लाइट बट न्यूट्रिशियस और ऐसा करना है कि हमारा मेटाबॉलिज्म किक स्टार्ट हो जाए। अच्छा, हेल्दी ऑप्शंस क्या हैं ब्रेकफास्ट में? ओके, सो हेल्दी ऑप्शन इज एन एग और 2 eggs, जो है 1 to 2 eggs are necessary। अच्छी, बहुत से लोग ये कह रहे होते हैं ना कि 2 एग खाएंगे तो पता नहीं आपको ब्लड प्रेशर का जरा खतरा हो जाएगा या कोलेस्ट्रॉल और पता नहीं। हाँ। अच्छा जी, नई स्टडीज जो है इस तरह से भी कि जी जर्दी ना खाएं, सिर्फ वाइट खा लें। नई स्टडी ये कहती है कि प्लीज होल एग खाएं, और अगर इसका कोई कोलेस्ट्रॉल, जो गंदे वाला कोलेस्ट्रॉल है उसके ऊपर कोई इतना नहीं, जो गुड कोलेस्ट्रॉल है, जो HDL कहलाता है, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, वो बल्कि उससे बढ़ती हैं। तो इसलिए ये प्लीज दिल में से निकाल दें कि एग खाने से आपके कोलेस्ट्रॉल जो है, वो जो एक डर होता था, अंडे का पूरा ऑपरेशन करके सारी वो चीजें निकाल के बाहर रख देते, दैट्स नॉट मजेदार चीज है, वो निकाल मजेदार, मुझे भी वही मजेदार लगती है। आपको क्या लगती है सफेदी के योग? मुझे योग अगर पूरी पकी हुई हो, फुल फ्राई हो, फिर अच्छी लगती है, अदरवाइज नहीं अच्छी। अच्छा, मुझे उसकी योग पसंद है। उसके अंदर जनाब विटामिन डी होती है, जिसको हम सनशाइन विटामिन कहते हैं, जिसके लिए लोग कहते हैं जाओ जाके बाहर बैठ जाओ जी, धूप लो। इट्स राइट देयर इन द फूड, इट्स वन ऑफ दोज फूड्स जो जिसमें विटामिन डी है, जो कि बच्चों की हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि आपकी अभी कोविड के दौर में आपने सुना होगा कि विटामिन डी इज नेसेसरी फॉर इम्यूनिटी। सो दिस इज व्हाट यू गेट फ्रॉम द एग। लेकिन इसी के साथ साथ देखें, बच्चों को खाना चाहिए, यंगस्टर्स को खाना चाहिए, बट कुछ हमारे यहाँ प्रॉब्लम्स ऐसे हैं, हमारे यानी ऑल ओवर द वर्ल्ड, जिसमें ये कहा जाता है कि आपने एग खाना है बट होल एग नहीं खाना, योग साइड पे कर देनी। उसमें डायबिटीज के बहुत पेशेंट्स होते हैं, उनके लिए आप क्या करेंगे? अभी तो आपको बताया ना कि द स्टडीज हैव प्रूवन दैट इट्स नॉट द केस। हाँ, ये सबके लिए है, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस आपके नॉलेज ने आपको कतई तौर पे किडनी डिजीज या किसी और डिजीज की वजह से प्रोटीन्स की जो इंटेक है वो कम रखी हो, ठीक है। फॉर पीपल जिनके मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर्स हैं, वो प्लीज अपने मौलिद से मशवरा करें। बट वी आर टॉकिंग अबाउट पीपल जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल गुजारे, स्टार्टिंग फ्रॉम द किड्स टू द एल्डरली पीपल। तो जो लोग कहते हैं ना कि नाश्ता हमारा नहीं दिल चाह रहा करने को, आप उन्हें स्टार्ट दें विद एन एग। उन्हें कहें जस्ट स्टार्ट विद 1 बॉइल्ड एग, जस्ट स्टार्ट विद दैट, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ मतलब ये है कि अगर हो जाए, बहुत से लोग कहते हैं कि आप दलिए का इस्तेमाल करें, दलिया जो है उसको पानी में पकाया। अभी हमारे एक एक्सपर्ट थे थोड़ी देर पहले, वो भी यही बात कह रहे थे। वो बेहतर है या ब्रेड के टोस्ट बेहतर हैं, क्या बेहतर है? आई थिंक यू कैन मिक्स एंड मैच, ठीक है। यू कैन गिव योर बॉडी अ सरप्राइज एवरी डे, कि किसी दिन आप कुछ करें, किसी दिन आप दलिया खा लें। और दलिये में आई थिंक कि जौ का दलिया इज द बेस्ट, जो कि देसी जौ होती है ना, उसको पानी में पका के उसके ऊपर से दूध डालें। अगर आप उसके ऊपर नहीं डालेंगे और उसमें दूध में पकाएंगे तो वो भारी हो जाएगा आपके लिए, वो क्या कहते हैं, सकील हो जाएगा फॉर यू टू डाइजेस्ट इट। अच्छा, ये भी कहा जाता है, बल्कि इसको आप क्लियर करें कि नाश्ता करने से आपका वजन, वेट मेंटेन रहता है। इज इट सो? ऐसा प्रैक्टिकली? दैट्स ट्रू, बट अभी मैं दलिये वाली बात पे वापस आऊंगी कि दलिये के ऊपर वी नीड टू पुट सम फ्लैक्स सीड, जो कि अलसी के उसका बीज का पाउडर है, ऑयल कह रही हूँ, पाउडर सिर्फ उसको पीस के और उसके ऊपर थोड़ा फ्रूट डाला करें, सो दैट इट बिकम्स अ नाइस थिंग टू ईट। वो तो वैसे इतना खुशकुन लगेगा, अच्छा लगेगा, हाँ, इतना प्रेजेंटेबल हो जाएगा। एवरीथिंग इज अबाउट पैकेजिंग नाउअडेज, ठीक है जी। तो प्रेजेंटेबल करें, बच्चे शौक के साथ खाएं। वो उदास अंडे और एक दलिया बेचारा उदास किस्म का, तो लोग क्यों बच्चे पसंद करेंगे सुबह के वक्त। आपका सवाल क्या था? अच्छा सा मेरा सवाल ये था कि वजन मेंटेन इसलिए रहता है क्योंकि आप सुबह वाले हार्मोन को फीड कर देते हैं।
जब आप हार्मोन्स को नहीं फीड करते एट द राइट टाइम तो वजन ज्यादा होना शुरू हो जाता है, क्योंकि बॉडी उसको स्टारवेशन मोड में ले जाती है और मेटाबॉलिज्म को स्लो कर देती है। ठीक है। सो जब आप उसमें बोझ डालते हो अंडों का, दलिए का, ब्रांड ब्रेड का, फ्रूट का, तो वो एक स्टार्ट लेती है कि हाँ अब मैंने परफॉर्मेंस पे आना है। ठीक है, यानी कि हेल्दी वे में हेल्दी ऑप्शंस के साथ नाश्ता किया। कभी कभी अगर दिल करता है बंदे का पराठे खाने को तो फिर मतलब हो सकता है कभी कभार, तो फिर देखे ना वो तो फिर once a week हो सकता है या once a month। बिल्कुल once a month, once a week जरूर कर लें चीटिंग, लेकिन उससे पहले अगर आप पानी में इसबगोल का छिलका डाल के ले लें उससे इन चीजों के खाने से पहले, ठीक है, उससे ये होएगा कि अगर हमने 2 पूरियां खानी थी तो हम 1 खा लेंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं बड़े मजे की, जो मजा होता है ना वो पहले छेने वालों में होता है। हाँ, ये बात बाकी सारी इधर का है। यार अभी खा ली, अभी खा ली, अभी खा ली। यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि स्लो ईटिंग, पहले 5-6 निवाले, इसबगोल का छिलका अगर हम ले लें पानी में पहले तो हमारी जो है ना चीज बेहतर हो जाएगी। छिलका आपने कहा है, इससे होगा क्या? यानी कि ये फाइबर है, ये फाइबर है, ये जाके एक तो आपकी बाउल मूवमेंट यानी कि अंतड़ियों की मूवमेंट को बेहतर करेगा। कॉन्स्टिपेशन के इश्यूज बड़े आजकल हो रहे हैं लोगों को डाइट की वजह से, तो वो बेहतर हो जाएंगे। सो एक्चुअली आप देखो, जैसे कुछ लोग पराठा, अगर मैं उनका मना नहीं कर रही, अगर आप पराठा भी खाना चाहते हैं तो आप इसके 2-3 निवाले दही के साथ ले लें। दही इज अ प्रोबायोटिक, और आपको तो पता है कि हमारे गांव वगैरह में दही का इस्तेमाल कितना किया जाता है, घर के दही जमे का। सो वन मस्ट हैव दोस थिंग्स। मैं तो एक जगह एक डॉक्टर का पढ़ा था, उसने कहा कि हैरत की बात यह है कि दही होने के बावजूद लोग बीमार होते हैं। हाँ, इतना ज्यादा, और फिर प्रोबायोटिक्स सप्लीमेंटल लेते हैं। क्यों ना हम अपने घर में बनी हुई चीज, वो अभी कांजी भी आने वाली है बाय द वे। कांजी इतनी सच अ गुड प्रोबायोटिक। अभी थोड़े अरसे बाद आएगी वो, उससे अंदाजा होता है कि गर्मियां आ रही हैं। तो अभी हमने वो फील नहीं लेनी क्योंकि हमें सर्दियां एंजॉय करने दें। सही बात। अच्छा, ये आपने सारी बातें तो बता दी, हेल्दी ऑप्शंस और तमाम चीजें। बेस्ट टाइम क्या है ब्रेकफास्ट का? ब्रेकफास्ट इज स्टार्टिंग फ्रॉम द, देखिए जब आप उठते हैं ना, ये नहीं कि 1 बजे उठने वाले, आपका कम से कम हद जो एंड है 10 बजे तक आपने अपना ब्रेकफास्ट 10 AM तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। देन इट्स फॉलोइंग इन द कैटेगरी ऑफ अ ब्रेकफास्ट, अदरवाइज इट गोज ऑन टू द लंच साइड। ठीक है, ठीक है ना? तो ये ना कि जो लोग लेट करते हैं फिर वो ज़्यादा लंच नहीं करेंगे, ऑफ कोर्स ऐसे मतलब होगा तो वो स्किप कर जाएंगे। स्किपिंग इज बैड। Skipping is bad because you are not feeding your hormones। अच्छा, अगर देखें बहुत से लोग हैं टाइम नहीं है सुबह, अब मैं अपनी भी बात करूं तो अक्सर ऐसे होता है चाय ले ली या दूध का 1 कप ले लिया, साथ रस ले लिए, फिर दोपहर 12 बजे कुछ लाइट सा खा लिया, तो इज इट लाइक ओके टू? नो, बट यू आर हैविंग समथिंग एट लीस्ट, इट्स नॉट लाइक यू आर गोइंग एम्प्टी स्टमक। आप कुछ तो ले रहे हो ना, कुछ ना कुछ खाएं। दूध इटसेल्फ इज सो गुड। स्मूदीज बना सकते हैं, दही और दूध को मिला के उसके अंदर डालें स्ट्रॉबेरीज, उसके अंदर डालें केला, फ्लैक्स सीड, उसके अंदर 4 मग्स डालें, उसके अंदर आमंड्स डाल दें थोड़े से, तो ये भी ब्रेकफास्ट है। और हमारे पास वक्त बहुत मुख्तसर है, अब ये बता दें कि जो लोग नहीं नाश्ता कर रहे उनको क्या लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स हेल्थ के हवाले से क्या हो सकते हैं, नुकसान? डायबिटीज, कार्डियोवास्कुलर रिस्क, हार्ट डिजीज, इसके अलावा मोटापा जो कि उम्मुल अमराज है, उसका प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। और इसके अलावा जो एक स्लो मेटाबॉलिज्म, ब्रेन का स्लो होना, आपका वर्क आप सही तरह से कंडक्ट नहीं कर सकते वर्क प्लेस पे। यू नीड टू हैव योर ब्रेकफास्ट। उनको पैगाम भी यही है, और आज ही से शुरू कर दें, सुबह 5 मिनट की एक्सरसाइज कर लें, नाश्ता कर लें, खुशी खुशी जाएं। गोल्डन वर्ड्स, यस, एंड वी सील द डील विद दिस। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी सर, मैं वही कह रहा हूँ, मैंने कहा फरजीन गोल्डन वर्ड्स वो दोबारा रिपीट कर देते हैं कि नाश्ता जरूर करें, हर कीमत पे करें, हर सूरत में करें, और जल्दी उठ के करें। बिल्कुल ठीक है ना, ये चीज स्टैंप लग गई भैया। आप करना है, सबने नाश्ता करना है, और सब मेरे ख्याल में खवातीन वो इसलिए अब नाश्ता करेंगे, आप नहीं नाश्ता करेंगे तो आप मोटी हो जाएंगे, तो ये उनको बताते हैं। मर्द हज़रात भी, बच्चे हज़रात भी, खवातीन जरा ज्यादा कॉन्शियस होती हैं, सो हम उन्हीं को टारगेट करते हैं। एनीवेज व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। आपसे मुलाकात होगी कल, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।